उन विभिन्न सामाजिक मूल्यों के बारे में आपकी एक समझ विकसित होनी चाहिए। पढ़ने के आधार पर कोई दूसरा क्वेश्चन बनेगा, उस क्वेश्चन को आप सकारात्मक सोच और आंसर दोगे, वो आपका होता है अप्लाइड ज्ञान। हाँ जी, आप सबका स्वागत है फिर से ऑनलाइन सारथी के ऑनलाइन मंच पे। मैं आपका मेजबान हरीश जानी और आपके लिए लेकर आया हूँ शिक्षण अभिरुचि का टॉपिक नंबर 7, या आपका चैप्टर नंबर 7 और क्लास नंबर 9। और इस टॉपिक का नाम है सामाजिक संवेदनशीलता। देखिए क्या होती है सामाजिक संवेदनशीलता, या फिर मैं सामाजिक संवेदनशीलता का मतलब कि आपने उस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें छोड़नी है, या कितना पढ़ना है। अर्थात कहने का मतलब है कि सामाजिक संवेदनशीलता क्या चीज़ होती है। सामाजिक अपन इंग्लिश में बोलते हैं सोशल, है ना। तो किस तरह से आप बच्चों के साथ सामाजिक रूप से होकर शिक्षण प्रक्रिया करवाते हैं, और किस प्रकार से आपको या शिक्षक को संवेदनशील होकर विभिन्न प्रकार का शिक्षण अधिगम करवाना या फिर शिक्षण प्रक्रिया करवानी है, या विद्यालय के अंदर सामाजिक संवेदनशीलता के क्या क्या महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखने योग्य बातें हैं, या बच्चे के क्या क्या गुण होने चाहिए, या फिर शिक्षक के क्या क्या गुण होने चाहिए। किस प्रकार से अपन बच्चों और शिक्षक के साथ सामाजिक संवेदनशील होकर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के बीच में क्या बिठाएं, सामंजस्यकरण बिठाएं। ये टॉपिक आपका अंतिम टॉपिक है थ्योरी के अंदर, और अच्छा टॉपिक है, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक। यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं आपके VSTC के अंदर, ठीक है। तो आपके टॉपिक का नाम क्या है? आपके टॉपिक का नाम है सामाजिक संवेदनशीलता। देखो क्या होती है सामाजिक संवेदनशीलता आपके, देखो सामाजिक का मतलब होता है सोशल, और सामाजिक शब्द है जो आपके समाज से बना हुआ है। देखो इस चैप्टर अपन सबसे पहले बात करेंगे कि सामाजिक क्या होता है, संवेदनशीलता क्या होती है। फिर जैसे ही अपना ये टॉपिक है विभिन्न प्रकार के 4-5 खंड पूरे होंगे, और खंड होने के बाद मैं आपके लिए विभिन्न प्रकार के MCQs लेके आया हूँ जो आपके पिछली भर्ती परीक्षा में पूछे गए या फिर आने की गुंजाइश रहती है। लगभग मैं आपके 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ इसके अंदर। जैसे ही अपन थ्योरी क्लास पूरी होगी फिर अपन 10 MCQs करेंगे, और MCQs वो है जो पिछली भर्ती परीक्षा में पूछे गए या फिर आने की भरपूर गुंजाइश रहती है, ठीक है। तो मैं आपका बिना समय खराब किए बिना अपन शुरू करते हैं कि सामाजिक संवेदनशीलता क्या होती है। तो देखिए सामाजिक संवेदनशीलता, मैं आपका पेन ले लेता हूँ अच्छा सा। अब मैं आपका टॉपिक डालता हूँ, इसका नाम है सामाजिक संवेदनशीलता। क्या नाम है टॉपिक का नाम? टॉपिक का आपका नाम है सामाजिक संवेदनशीलता। और इस सामाजिक संवेदनशीलता का एक दूसरा नाम निकलता है, इसे बोलते हैं परिपक्वता। क्या बोलते हैं? परिपक्वता। ये सेम टॉपिक है, कुछ भी इसके अंदर चेंजेस नहीं है। जो आपका सामाजिक संवेदनशील VSTC के अंदर सिलेबस है, इसी का नाम चेंज करके आपके PTT में इसको नाम बोल दिया गया सामाजिक संवेदनशीलता की जगह नाम हटा कर दिया गया सामाजिक परिपक्वता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैच्योरिटी। अर्थात कहने का तात्पर्य वही चीज़ें हैं, इसका मीन वही है, इसका शाब्दिक अर्थ भी वही, इसकी परिभाषाएं वही, इसके चैप्टर में सारी चीज़ें वही है, लेकिन सिर्फ उसका नाम चेंज करके आपको कन्फ्यूज़ कर दिया गया कि VSTC में नाम लिखा सामाजिक संवेदनशीलता और इसके अंदर क्या डाला, सामाजिक परिपक्वता। तो देखिए क्या होता है सामाजिक संवेदनशीलता। देखो सामाजिक शब्द है जो आपके समाज से बना है, किससे बना है? समाज से बना है। और संवेदनशीलता क्या है? आपके समाज के जो भी विभिन्न प्रकार के नियम है, क्या है? जो भी विभिन्न प्रकार के नियम है या फिर कानून है या फिर कायदे हैं, आपके समाज के अंदर जो भी विभिन्न प्रकार के नियम बन रखे हैं, कानून बन रखे हैं, कायदे बन रखे हैं, उन कायदों या फिर मैं कहूँ आपके समाज के अंदर विभिन्न प्रकार की जो रीति रिवाज है, क्या है? आपके समाज के अंदर विभिन्न प्रकार जो रीति रिवाज चल रही है, या फिर आपके समाज में विभिन्न प्रकार की जो परंपराएं हैं, क्या है? विभिन्न प्रकार की जो भी आपकी परंपराएं हैं, या फिर विभिन्न प्रकार के जो आपके सामाजिक है, क्या आपके सामाजिक मूल्य है, उन विभिन्न सामाजिक मूल्यों के बारे में आपकी एक समझ विकसित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आपकी एक समझ विकसित। और उस समझ विकसित के परिणाम स्वरूप आप अपने समाज के विभिन्न प्रकार के नियम, कायदे का रीति रिवाज में क्या हो, आप संवेदनशील हो। बात समझ में आई? अर्थात कहने का मतलब है आपके समाज के अंदर जो भी विभिन्न प्रकार के नियम चल रहे हैं, या फिर विभिन्न प्रकार के जो भी कानून है, जो भी कायदे हैं, उन विभिन्न प्रकार के सामाजिक नियम, कायदे, कानून, रीति रिवाज या फिर परंपराओं को ध्यान में रखते हुए आप उनका सही समय पर सही क्या करें, समायोजन कर पाए, या उसका उचित तालमेल बिठा के अपने समाज के प्रति विभिन्न प्रकार के गुण और अवगुण को ध्यान में रखते हुए समाज की जो भी भौतिक आवश्यकताएं हैं या वातावरण संबंधी जो भी आवश्यकताएं या समाज के जो भी मूल्य है, सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए आप उसके साथ एक संस्कृति के बारे में विभिन्न प्रकार की समझ विकसित करेंगे। और समझ विकसित करने के परिणाम स्वरूप आप उसके अंदर क्या बिठाते हैं, समायोजन बिठाते हैं। उसी प्रक्रिया को कहते हैं सामाजिक संवेदनशीलता, या उसको बोलते हैं सामाजिक परिपक्वता।
बात समझ में आ रही है? फिर वापस सुन लो एक बार कि आपके समाज के अंदर, मानो ये आपका समाज है, इस समाज में क्या है, विभिन्न प्रकार के मूल्य हैं, विभिन्न प्रकार के नियम कायदे हैं, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज है, विभिन्न प्रकार की क्या है, विभिन्न प्रकार की आपकी क्या है, परंपराएं हैं या फिर रीति रिवाज है। इन सभी प्रकार के पांचों प्रकार को आप क्या करते हो, आप इसको भली भांति समझ लेते हो। समझने के परिणाम स्वरूप क्या करते हो, आप अपने समाज के अंदर एक सामाजिक व्यक्ति होने का गुण प्राप्त करके आप इसके बीच में समायोजन बिठाते हो। क्या बिठाते हो? समायोजन। इस प्रक्रिया को कहते हैं सामाजिक संवेदनशील। अर्थात आपके समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के जो भी मूल्य है या नियम है, कायदे है, कानून है, उन नियम कायदे कानून को आप अपने समायोजन के तरीके से उसके प्रति आप कितने संवेदनशील है, या आप अपने अंतरात्मा के माध्यम से उसके प्रति कितने संवेदनशील है, कितने उसके बारे में अच्छा सोचते हैं, किन किन बुराइयों का खंडन करते हैं, जो भी प्रक्रिया है। या फिर एक समय ऐसा आता है आप मैच्योर बन जाते हैं उस अपने समाज के प्रति विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयों को लेकर, और उस प्रक्रिया को कहते हैं सामाजिक संवेदनशीलता। अर्थात आप अपने समाज के विभिन्न मूल्य, कायदे, कानून, रीति रिवाज, परंपराएं है, उनके प्रति कितना सकारात्मक सोचते हैं, और उस सकारात्मक सोच के परिणाम स्वरूप आप उसके विभिन्न प्रकार के कैसे उसमें समायोजन बिठाते हो, आप अपने समाज को किस तरह से पसंद करते हैं, उसके अंदर किस तरह से समायोजन बिठाते हैं, उसे कहते हैं सामाजिक संवेदनशीलता। बात समझ में आ गई? नहीं भूलोगे? वापस से कह रहा हूँ, आपके समाज के बारे में जो भी नियम कायदे कानून है उसके बारे में अपनी सोच विकसित करना, और सोच विकसित करने के परिणाम स्वरूप आप जो भी समाज में विभिन्न प्रकार के नियम कायदे कानून मूल्य है उनका सही तरह से, सही समय पर अच्छी तरह से निर्णय लेना या फिर समझना, वो आपकी सामाजिक संवेदनशीलता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? फिर अपन पढ़ते हैं कि सर हमारा सामाजिक संवेदनशीलता चैप्टर के अंदर कौन कौन से प्रकार से फैक्ट पूछ जाते हैं। मैं आपको यहाँ से 9 से 10 प्रकार के फैक्ट लिखा रहा हूँ, और यहाँ फैक्ट से सीधे क्वेश्चन उठते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था, पहली क्लास में कहा था कि आपके शिक्षण अभिरुचि में 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक आपका फैक्चुअल आएगा, एक अप्लाइड ज्ञान पे आएगा। फैक्चुअल क्या होता है, तो सीधा पूछेगा, लाइन टू लाइन पूछेगा। जैसे अपन कई बार पढ़ते हैं, बालक की प्रथम पाठशाला कौन है, बालक का प्रथम गुरु कौन है, इस तरह से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, उसे कहते हैं फैक्चुअल। लेकिन कुछ आता है अप्लाइड ज्ञान के, अर्थात आपने जो पूर्व ज्ञान प्राप्त किया, आपने जो पूर्व चीज़ें पढ़ी है, उस पढ़ने के फलस्वरूप आप उसका क्वेश्चन का आंसर दोगे। आप चीज़ें पढ़ रखी आपको याद है, लेकिन उस पढ़ने के आधार पर कोई दूसरा क्वेश्चन बनेगा, उस क्वेश्चन को आप सकारात्मक सोच कर आंसर दोगे, वो आपका होता है अप्लाइड ज्ञान। ठीक है, सीधा मैं शुरू करता हूँ अपने सामाजिक संवेदनशीलता में किस किस प्रकार के फैक्ट पूछे गए। याद लिखो फटाफट फैक्ट है। इसके अंदर आपके दूसरा टॉपिक आता है कि आपके कौन कौन से आपको तथ्य याद करने हैं, और तथ्यों को मैं बोलता हूँ फैक्ट। यहाँ से आपके सीधे क्वेश्चन आते हैं और सीधे क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, सीधे क्वेश्चन आएंगे, छपेंगे आपके सीधे सीधे क्वेश्चन। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के आपके जो भी फैक्ट है, कौन कौन से फैक्ट है। पहला फैक्ट क्या है, अपन बात करें सामाजिक संवेदनशीलता का, तो सामाजिक संवेदनशीलता के अंदर व्यक्ति होगा जो क्या होगा, समाज का क्या होगा, विभिन्न प्रकार क्या होगा, सूत्रधार होगा। भाई समाज के अंदर विभिन्न संवेदनशील कौन करेगा, व्यक्ति तो करेगा, जो समाज में रह रहा है, जो समाज के नियमों का पालन कर रहा है, व्यक्ति तो होगा, इंसान ही तो होगा, या फिर मैं हूं या आप है। अर्थात कहने का तात्पर्य समाज में जो व्यक्ति रहता है उस व्यक्ति का हमेशा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। पहला आता है कि जो समाज में व्यक्ति रह रहा है या जो सामाजिक संवेदनशीलता का प्रयास कर रहा है व्यक्ति, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, उस व्यक्ति का हमेशा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व आपका आदर्श होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व हमेशा आदर्श होना चाहिए। बात समझ में आई? फिर दूसरी क्या बात आती है कि सर समाज में व्यक्ति का व्यक्तित्व तो आदर्श हो गया, लेकिन उसके बाद आती है कि जो भी उसका व्यवहार होगा, क्या होगा, इस व्यक्ति का जो भी व्यवहार होगा वो व्यवहार हमेशा आपका संतुलित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, संतुलित अवस्था में होना चाहिए। अर्थात कहने का क्या तात्पर्य है, आप समाज के अंदर कुछ भी काम कर रहे हो या फिर आप समाज में कोई भी राय दे रहे हो, आप गुण और अवगुण के बारे में तुलना कर रहे हो, या समाज के अंदर विभिन्न प्रकार की बुराइयों को खंडन कर रहे हो, उस खंडन के फलस्वरूप आप जो भी निर्णय कर रहे हो या फिर विभिन्न प्रकार के जो भी आप समाज में क्रियाकलाप कर रहे हो, लेकिन आपका जो भी क्या हो व्यवहार है, व्यवहार आपको संतुलित होना चाहिए। संतुलित का मतलब तो आपके सामने 2 पक्ष खड़े हैं, उन दोनों पक्ष के लिए आपको बराबर तुलना रूप से निष्पक्ष भाव से आपको तुलना करनी है, या जो भी ऑर्डर देना है, या फिर जो भी आपका क्रियाकलाप का जो फाइनली आप लेते हो कि मुझे इस तरह से इस क्रियाकलाप में ये करना, उस क्रियाकलाप के परिणाम स्वरूप आपका व्यवहार संतुलित होना चाहिए। आप न तो किसी को बुरा कहोगे ना किसी को अच्छा कहोगे। बात कहते हैं ना कि आप किसी का अच्छा करो ना करो, लेकिन किसी का बुरा मत करो। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि आपका व्यवहार हमेशा कैसा होना चाहिए, आपका संतुलित होना चाहिए। ठीक है, फिर तीसरी आती है कि बालक की प्रथम पाठशाला क्या है। तो सबसे पहली बात आती है कि आपका बालक होता है, विद्यालय में जाता है, इस बालक की प्रथम पाठशाला क्या है। बालक की प्रथम पाठशाला, ये वही फैक्ट है जो परीक्षा में पूछे गए और फिर पूछेंगे। मेरे को अच्छे से याद कर लेना, इसको लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, पन्ने पे लिख लेना, हाथ पे लिख लेना, जितनी बार हो सके पढ़ना,
पन्ने पे लिख के कांच के सामने जाके पढ़ना, मोबाइल में वीडियो बनाना, या जिसको भी आप वीडियो कॉल करते हो, जैसे ही आपको समय मिलता है किसी को वीडियो कॉल करने को, उसके सामने बोल देना कि बालक की प्रथम पाठशाला क्या है, व्यक्ति का व्यवहार संतुलित होना चाहिए, व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए या फिर आदर्शवादी होना चाहिए। इस तरह से आपको जिसको सर अच्छे से याद करना। ये फैक्ट है, यहाँ से सीधे क्वेश्चन आएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन छपेंगे, हूबहू क्वेश्चन छपेंगे, और छपे आज तक है ना, छपेंगे क्यों नहीं छपेंगे, है ना। तो फिर क्या आती है, बालक की प्रथम पाठशाला। बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है, परिवार होता है भाई। बच्चा सबसे पहले पढ़ना बोलना सीखना कहाँ सीखता है, अपने परिवार से सीखेगा ना। और परिवार से क्या होता है, बालक का, परिवार से ही बालक का सामाजिकरण का प्रारंभ होता है। कहाँ से होता है, सामाजिकरण का प्रारंभ। कई बार क्वेश्चन पूछा कि बालक के सामाजिकरण का प्रारंभ कहाँ से होगा, वो आपके परिवार से हो रहा है। बालक की प्रथम पाठशाला भी क्या है, बालक की प्रथम पाठशाला भी क्या है, वो भी आपकी परिवार है। फिर आती है बालक की या फिर बालक का पहला गुरु। कई बार क्वेश्चन पूछा कि बालक का पहला गुरु कौन है, पहला टीचर कौन है, वो उसकी माता है। जब बालक जब पैदा होता है सबसे पहले उसको कौन सी, उसके माता सिखाती है ना कि बेटा बोलो पापा, फिर बच्चा बोलता है पापा, फिर बेटा बोलो ये पेन है, वो बोलेगा पेन, फिर मम्मी बोलेगी उसको बोलो हप, थप्पड़ मार दूंगा मैं, थप्पड़ मार दूंगी। तो उसको सबसे पहले कौन सिखाता, उसकी माता सिखाती। अर्थात बालक की पहला गुरु या फिर बालक की पहली गुरु कौन है, वो उसकी माता है। 50 बार क्वेश्चन आ गए आपके BSTC, PTT, रीट, शिक्षण वीडियो में, साइको में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि बालक की प्रथम गुरु कौन है, वो उसकी माता है। कौन है, माता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या आता है कि विद्यालय का है ना, फिर एक आपको वैज्ञानिक होता है, वैज्ञानिक नाम है जॉन डीवी। कौन वैज्ञानिक हुए थे, जॉन डीवी। क्या हुए थे, जॉन डीवी। वो जॉन डीवी क्या कहते हैं कि जो भी बालक समाज है या आपका समाज है, इस समाज का छोटा रूप, किसका रूप, समाज का छोटा रूप, या फिर कह सकता हूँ समाज का लघु रूप। और समाज का लघु रूप आपका क्या है, विद्यालय है। भाई बच्चा समाज से क्या सीखेगा, बच्चा समाज से विभिन्न प्रकार की सामाजिकरण प्रक्रिया सीखेगा। लेकिन बच्चा प्रक्रिया सिर्फ समाज से थोड़ी सीखता है, अपने विद्यालय से भी कुछ सीखता है ना। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आपके समाज का छोटा रूप कौन है या फिर लघु रूप कौन है, वो आपका क्या है, वो आपका विद्यालय है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा कि जॉन डीवी के अनुसार समाज का छोटा रूप क्या है, वो आपका विद्यालय है। ठीक है। फिर बात आती है जो आपका विद्यालय, बच्चा क्या करेगा, बच्चा करेगा सामाजिकरण। और सामाजिकरण की प्रथम पीढ़ी क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि बच्चे के अंदर सबसे पहले सामाजिकरण कब होगा, जब बच्चा क्या हो जाएगा, जब बच्चा परिपक्व हो जाएगा, बच्चा किसी चीज को समझने लगेगा। एक बार क्वेश्चन आया था कि सामाजिकरण की प्रथम पीढ़ी क्या है, सामाजिकरण की प्रथम पीढ़ी, सामाजिकरण की प्रथम पीढ़ी क्या है, आपकी परिपक्वता है। क्या है, परिपक्वता। जब बच्चा मैच्योर होगा। परिपक्वता क्या मतलब, बच्चा किसी को समझने लग जाता है, उसके नियम कायदे कानून के बारे में समझने लग जाता है। तो कहने का तात्पर्य जब बच्चा उस समाज के बारे में समझना शुरू कर देता है कि मुझे किस तरह से समझना है, क्या समझना है, क्या नहीं समझना है, उसके परिणाम स्वरूप बच्चा क्या करता है, अपने समाज में क्या करता है, सामाजिकरण की प्रक्रिया बिठाएगा। ये प्रक्रिया कब बैठाएगा, जब बच्चा क्या होगा, परिपक्व होगा। अर्थात क्वेश्चन कई बार आता है कि सामाजिकरण की प्रथम पीढ़ी क्या है, तो सामाजिकरण की प्रथम पीढ़ी आपकी क्या है, वो आपकी है परिपक्वता। क्या है, परिपक्वता है। ठीक है। या फिर इसको घुमा के पूछ सकते हैं कि सामाजिकरण, या फिर कह सकता हूँ कि परिपक्वता है क्या है, उसकी प्रथम पीढ़ी क्या, समाजकरण। जब बच्चा समाज से घुलेगा मिलेगा, विभिन्न प्रकार के सामाजिक गुण देखेगा, अवगुण देखेगा, कानून देखेगा, कायदे देखेगा, तभी तो बच्चा मैच्योर होगा ना। जैसे आप हैं, आप घर से बाहर कहीं जाते ही नहीं है, आप सिर्फ घर में पड़े हैं, चारपाई पे पड़े हैं, वापस खड़े हुए, खाना वाना खाया, नहाए धोए, वापस आके पड़ गए। आपके जीवन में कोई हलचल नहीं है, कोई आपकी गतिशील प्रक्रिया नहीं है, आप उसी जगह पड़े जहाँ हमेशा पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप मार्केट में जाएंगे, आप सीखेंगे ना मार्केट में कैसे क्या चलती है, यहाँ आने का रास्ता क्या है, यहाँ पर जैसे कोचिंग जाते हैं कौन सी सिटी बस में जाना है, कैसे जाना है। जैसे आप जितना ठोकर खाएंगे, जितना आप बाहर निकलेंगे, जितना आप समाज से जुड़ेंगे, उतना आपका क्या होगा, आप मैच्योर होंगे, परिपक्व होंगे। आप कहते हैं ना इसके बोलने, इसको ये मैच्योर नहीं, इसको बोलना नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि वो लोगों से कभी बोला ही नहीं, उसने किसी इंटरेक्शन किया ही नहीं, उसने किसी संप्रेषण कौशल किया ही नहीं ना। जब तक व्यक्ति किसी संप्रेषण कौशल नहीं करे, किसी सामाजिक होने का प्रयास नहीं करे, तब तक उसमें मैच्योरिटी नहीं आएगी। अर्थात कहने का तात्पर्य कि परिपक्व होने के लिए उसकी प्रथम पीढ़ी क्या है, उसकी प्रथम पीढ़ी क्या है, सामाजिकरण है। क्या है, सामाजिकरण। फिर आपका नेक्स्ट क्या आती है, नेक्स्ट आपकी आती है क्या, फैक्ट। या फिर नेक्स्ट आपका फैक्ट क्या आता है कि सामाजिक विकास का आधारभूत तत्व क्या है, कि बच्चे का सामाजिक विकास तो हो रहा है, बच्चे का क्या हो रहा है कि सर बच्चे का सामाजिक विकास तो हो रहा है, बच्चे का सामाजिक विकास तो हो रहा है, लेकिन सामाजिक विकास का आधारभूत तत्व क्या है, सामाजिक विकास का आधारभूत तत्व। और सामाजिक विकास का आधारभूत तत्व क्या है, उसका अभिभावक है। क्या है, अभिभावक या फिर उसके माता पिता, कुछ भी पूछ सकते हैं ना, अभिभावक की जगह पर माता पिता भी पूछ सकते हैं। देखो आधारभूत तत्व का मतलब क्या होता है,
मैंने कहा कि सामाजिक विकास का, देखो बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होने के बाद विभिन्न प्रकार के सामाजिक गुण अवगुण के बारे में जानेगा, अपने समाज से जुड़ने का प्रयास करेगा। जब बड़ा होगा तभी तो, या फिर घर वाले उसको ब्याह शादी में ले जाएंगे, बुलाएंगे, समाज में बताएंगे कि या फिर ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर, ये आपका नाना है, नानी है, ताऊ है, चाचा है, ये बहन है, मौसी, अपन कहते नहीं आपकी बुआ है। फिर वो बोलता है मोथी मोथी, अर्थात वो समाजीकरण की प्रक्रिया करेगा। और समाजीकरण की प्रक्रिया उसको कौन सिखाएगा, उसका आधार, उसका बेस क्या है, उसका बेस कैसे मजबूत, कौन सिखाएगा, उसके सबसे पहले माता पिता सिखाएंगे, कौन से अभिभावक सिखाएंगे। तो कहने का तात्पर्य, जब बच्चे में सामाजिकरण का विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, तो सबसे पहले बच्चे का आधारभूत तत्व होता है, आधारभूत बच्चे की बेस, बच्चे की नींव कहाँ से बनेगी, जो उसके माँ बाप सिखाएंगे, अर्थात उसकी अभिभावक सिखाएंगे, वो क्या, वो बच्चे का आधारभूत तत्व है। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आता है कि बच्चे में औपचारिक संवेदनशीलता, बच्चा संवेदनशीलता सीखता है, एक तो अपने घर परिवार सीखता है, एक अपने विद्यालय सीखता है। तो कहने का तात्पर्य, जब भी बच्चा विद्यालय आएगा तो बच्चा संवेदनशील होगा, संवेदनशील की प्रक्रिया को जानेगा, उसको बोलते हैं औपचारिक संवेदनशीलता। एक बार क्वेश्चन आया कि बच्चा विद्यालय आने के परिणाम स्वरूप, या फिर बच्चा है जो भी आपका, वो औपचारिक संवेदनशीलता कहाँ से सीखता है, तो कहाँ से, विद्यालय सीखता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका फैक्ट क्या है, कौन सा फैक्ट है आपका, ये आपका 7 नंबर फैक्ट है। तो 7 नंबर फैक्ट क्या है, 7 नंबर फैक्ट है कि आपकी जो औपचारिक संवेदनशीलता है, एक बार क्वेश्चन आया था कि बच्चे के अंदर औपचारिक संवेदनशीलता का प्रारंभ कहाँ से होता है। औपचारिक संवेदनशीलता, औपचारिक संवेदनशीलता का प्रारंभ या फिर औपचारिक संवेदनशीलता बच्चा कहाँ से सीखता है, औपचारिक संवेदनशीलता का सीखना। और बच्चा औपचारिक संवेदनशीलता कहाँ से सीखता है, वो आपके सीखता है विद्यालय से। कहाँ से सीखता है, विद्यालय से। और पूछ ले अनौपचारिक, कौन से पूछ ले, अनौपचारिक। तो अनौपचारिक बच्चा कहाँ से सीखता है, अनौपचारिक सीखता है अपने घर परिवार से। कहाँ सीखता है, घर या फिर परिवार से, या अपने मित्र से, या अपने पड़ोसी से, या अपने रिश्तेदार से। ठीक है, ये मेरे कहने का तात्पर्य है। बात समझ में आई। फिर आपका नेक्स्ट फैक्ट क्या आता है कि जो आपका सामाजिक संवेदनशील व्यक्ति होता है, भाई अपन बात करें सामाजिक संवेदनशीलता बच्चा कहाँ सीखता है, औपचारिक रूप से, वो सीखता है आपके विद्यालय से। फिर आता है क्या, अनौपचारिक कहाँ से, घर परिवार से। लेकिन जो भी व्यक्ति आपके सामाजिक संवेदनशील व्यक्ति होगा, कौन होगा, जो भी आपका सामाजिक संवेदनशील व्यक्ति होगा, सामाजिक संवेदनशील व्यक्ति होगा आपका, जो भी होगा, और उस सामाजिक संवेदनशील व्यक्ति में 2 प्रकार की विशेषता होनी चाहिए। एक कौन सी होनी चाहिए कि जो भी व्यक्ति आपका सामाजिक संवेदनशील है, उस व्यक्ति को बात करने का तरीका कैसा होना चाहिए, उस व्यक्ति के बात करने का तरीका हमेशा कैसा होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्रभावी और स्पष्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्रभावी प्लस स्पष्ट होना चाहिए। क्वेश्चन कई दफा पूछा है कि सामाजिक संवेदनशील व्यक्ति के बात करने का तरीका कैसा होना चाहिए, उसके बात करने का तरीका होना चाहिए प्रभावी। कैसा होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, या फिर स्पष्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्पष्ट है। फिर कहता है जो सामाजिक संवेदनशील व्यक्ति होता है, वो अपनी समाज की विभिन्न प्रकार क्या होती है, संस्कृति होती है, उस संस्कृति का वो क्या करता है, वो उसका हस्तांतरण करता है। क्या करता है, ट्रांसफर करता है। मतलब समाज के गुणों के बारे में दूसरे लोगों में बताता है, अपने समाज का प्रचार करता है कि हमारे समाज में ये गुण है, उसको सीखने को बताता है। उसको कहता है संस्कृति का क्या, हस्तांतरण। और वो करने वाला व्यक्ति हमेशा कैसा होना चाहिए, वो हमेशा सदैव करता है। कैसा करता है, सदैव करता है। ये 2 चीज याद करना। क्या कि सामाजिक संवेदनशील व्यक्ति हमेशा बात कैसे करता है, बात सर तो वो रखता है प्रभावी और स्पष्ट है। और सामाजिक संवेदनशील व्यक्ति सर अपनी संस्कृति का हस्तांतरण हमेशा करेगा, सदैव करेगा, सदैव करेगा। ये 2 क्वेश्चन 4-5 बार पूछे गए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, इनको अच्छे से याद कर लेना। कई बार क्वेश्चन आता है कि सामाजिक संवेदनशील व्यक्ति अपनी बात किस तरीके से कहता है, तो क्वेश्चन बनता है कि सामाजिक संवेदनशील व्यक्ति अपनी बात, सामाजिक संवेदनशील व्यक्ति अपनी बात कैसे, प्रभावी और स्पष्ट रूप से कहता है। फिर क्वेश्चन आता है कि सामाजिक संवेदनशील व्यक्ति अपनी संस्कृति का ट्रांसफर या फिर हस्तांतरण कैसे करता है, वो हमेशा करता है, सदैव करता है। अर्थात कभी कभी नहीं, बिल्कुल सदैव करता है। कैसे करता है, सदैव करता है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट फैक्ट क्या है कि सामाजिक विकास की बच्चों में तीव्र गति कहाँ होता है। बच्चा सामाजिक बन रहा है, लेकिन बच्चे को सामाजिक बनने के लिए उसमें सबसे पहले क्या, उसमें तीव्र गति कहाँ से होगी, तो बच्चे में सामाजिक विकास की तीव्र गति कहाँ से होगी। नंबर आपका फैक्ट क्या है कि बच्चे के अंदर जो सामाजिक विकास हो रहा है, क्या हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है, उस सामाजिक विकास की सबसे अधिक गति कहाँ होती है। बच्चे में सामाजिक विकास की तीव्र गति कहाँ होती है, तीव्र का मतलब फटाफट गति होती है। जो बच्चा ज़्यादा सीखता है वो आपके सीखता है बच्चा संयुक्त परिवार के अंदर। कौन से परिवार में सीखता है, वो आपके संयुक्त परिवार में सीखता है।
बात समझ में आई? आपका एक तो परिवार एकल परिवार जिसमें माता पिता बच्चे रहते हैं, एक संयुक्त जिसमें दादा दादी ताऊ ताई सारे साथ रहते हैं, 4-5 भाई साथ रहते हैं या उनकी पत्नियां साथ रहती हैं, दादा दादी रहते हैं, है ना, बच्चे भी साथ रहते हैं, हंसते खेलते डुलते करते हैं, मतलब इस तरह की व्यवस्था है। तो तात कहने का मतलब जो आपकी सामाजिक परिपक्वता के अंदर होता है, जो बच्चे में तीव्र विकास कहाँ होगा, वो आपके विकास होगा, तीव्र विकास कहाँ पे होगा, वो आपको होगा संयुक्त परिवार के अंदर। बात समझ में आ गई आपको? क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि बच्चे के अंदर सामाजिक विकास कहाँ होगा सबसे ज्यादा, वो आपके होगा संयुक्त परिवार के अंदर, एकल परिवार नहीं होगा, कहाँ होगा, संयुक्त परिवार में होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका फैक्ट आता है कि समाज के अंदर आपके विभिन्न प्रकार की बुराइयां चल रही है, कुरीतियां चल रही है, उन कुरीतियों का आप कौन सी विधि द्वारा पता करते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा है कि समाज में विभिन्न प्रकार की संचालित कुरीतियों या फिर विभिन्न प्रकार की बुराइयों को आप कौन सी विधि द्वारा पता करते हो। आप समाज में क्या करोगे, आप समाज में क्या करोगे, आप समाज में सर्वेक्षण करोगे। सर्वेक्षण का मतलब आप घूम घूम के पता करोगे समाज में किस तरह की बुराइयां चल रही है, आप अवलोकन करोगे, निरीक्षण करोगे, अर्थात सर्वेक्षण विधि द्वारा क्या सर्वेक्षण विधि द्वारा क्या करते हैं आप, समाज में विभिन्न प्रकार की बुराइयों को अध्ययन करते हो। ये आपका फैक्ट है ना, इसको अच्छे से याद कर लेना। क्या फैक्ट है 10वां कि सामाजिक बुराइयों को अध्ययन किसकी, कि आपके समाज में विभिन्न प्रकार की जो भी बुराइयां चल रही है, क्या चल रही है, बुराइयां, तो कहने का मतलब है सामाजिक बुराइयों का अध्ययन। किसका अध्ययन, सामाजिक बुराइयों का अध्ययन आप कैसे करोगे कि सर हम सामाजिक बुराइयों का अध्ययन सर हम सर्वेक्षण विधि द्वारा करेंगे। किसके, सर्वेक्षण विधि द्वारा, सर्वेक्षण विधि द्वारा। ये आपके 10 फैक्ट अच्छे से याद कर लेना। मैं फिर वापस कह रहा हूँ, अच्छे से याद कर लेना कि औपचारिक संवेदनशीलता का प्रारंभ विद्यालय से होता है, फिर बात आती है अनौपचारिक का कहाँ से होता है, वो आपके घर परिवार मित्र से होता है, दोस्तों से होता है। फिर क्वेश्चन आपका आता है, क्या आता है कि सर सामाजिक संवेदनशील व्यक्ति वो अपनी बात कैसे करता है, कि सर वो बात अपनी स्पष्ट या फिर कैसे रखता है, प्रभावी रखता है। फिर बात आती है आपके सामाजिक संवेदनशील व्यक्ति वो अपने संस्कृति का हस्तांतरण कैसे करता है, कि सर वो अपनी संस्कृति का हस्तांतरण सदैव करता है। फिर आता है सर सामाजिक विकास की तीव्र गति क्या है सर, वो आपका उसकी संयुक्त परिवार में होती है। फिर अब आता है सर सामाजिक बुराइयों का अध्ययन, सर सामाजिक बुराइयों का अध्ययन कैसे होते हैं आपके, वो आपके सर्वेक्षण विधि द्वारा होता है। बात समझ में आई? नेक्स्ट आपका टॉपिक लेके चलते हैं अपन, क्या नेक्स्ट आपका टॉपिक चलता है कि जो आपके सामाजिक संवेदनशील व्यक्ति उसके विभिन्न प्रकार के कौन कौन से गुण होते हैं। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, मैं फिर कह रहा हूँ इसको याद कर लेना अच्छे से और अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि सामाजिक संवेदनशील वाले व्यक्ति है उसके विभिन्न प्रकार के कौन कौन से प्रकार के उसके क्या है, गुण है। ठीक है, ये बात याद रह जाएगी आपको। नेक्स्ट टॉपिक डालो कि सामाजिक संवेदनशील वाले व्यक्ति के कौन कौन से गुण है। सामाजिक संवेदनशील, सामाजिक संवेदनशील व्यक्ति के गुण, सामाजिक संवेदनशील जो आपका व्यक्ति है उसके कौन कौन से गुण हैं। दो तो मैंने क्या बताया, उसके बात करने का तरीका कैसा, प्रभावी और स्पष्ट होना चाहिए, और संस्कृति का हस्तांतरण कैसे करता है, सदैव करता है। तो क्वेश्चन आता है कि आपके सामाजिक संवेदनशील व्यक्ति के कौन कौन से गुण होते हैं। तो देखिए सामाजिक संवेदनशील जो भी आपका व्यक्ति उसके कौन कौन से गुण है। देखो पहला क्या है कि वो मानवीय गुणों से युक्त रहेगा, उसमें ईमानदारी रहेगी, उदारता रहेगी, कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी चोरी नहीं करेगा, समाज में विभिन्न प्रकार आदर्शों को स्थापित करेगा। अर्थात वो कैसा होना चाहिए कि सर वो हमारे मानवीय गुणों से युक्त होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, जो मानव के अंदर अच्छे मानव के गुण पाए जाते हैं उससे युक्त होगा। तो क्या होगा, मानवीय गुणों से आपको क्या होगा, युक्त होगा। पहला तो ये हो गया, ठीक है सर। दूसरा क्या हो जाएगा सर, दूसरा आप जो आपका सामाजिक संवेदनशील व्यक्ति उसकी विशेषता क्या है कि सर वो सामाजिक कार्य है उसको हमेशा क्या करेगा सर, स्वीकृत करेगा। क्या करेगा, आपके स्वीकृत करेगा। मेरे कहने का तात्पर्य आपके समाज में जो भी अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं उनको क्या करेगा, वो उनको स्वीकृत करेगा। क्या करेगा, स्वीकृत। अर्थात जो भी आपके सामाजिक कार्य हो रहे हैं, अच्छे सामाजिक कार्यों को क्या करेगा, वो स्वीकृत करेगा। सामाजिक कार्य को स्वीकृत करने वाला। अब देखो इसके अंदर पूरा आता है ना कि वो आपका नैतिकता वाला होगा, या आपका ईमानदार व्यक्ति होगा, चोरी नहीं करने वाला होगा, समय का पाबंदी होगा, विभिन्न प्रकार के जो जो मानव के अंदर गुण होते हैं ना, अस्पष्ट बोलने वाला होगा, उच्च आदर्श वाला होगा, या फिर परोपकार होगा, दयालु होगा, ईमानदार होगा, वो किस में आता है, वो आपके मानवीय गुण में आता है। ठीक है। तीसरा आपका ऐसा आता है जो क्या होगा, वो आपके जन कल्याण की भावना रखेगा हमेशा, वो समाज में विभिन्न प्रकार कल्याण करेगा। ऐसा व्यक्ति किसमें सामाजिक संवेदनशील होता है, वो क्या करेगा, वो आपके जन कल्याण की भावना वाला होगा। कैसा होगा कि वो आपके जन कल्याण की भावना वाला होगा, जन कल्याण की भावना वाला, जन कल्याण की भावना वाला।
फिर चौथा क्या है कि सर जो भी हमारा सामाजिक संवेदनशील व्यक्ति होगा वो सर अच्छे और बुरे के बारे में समझ रखेगा। किसके बारे में रखेगा? अच्छे और बुरे के बारे में। अच्छे और बुरे क्या रखेगा सर? समझ रखेगा कि हमारे समाज के लिए कौन सा कार्य है, कौन सा अच्छा कार्य है और कौन कौन सा बुरा है, या फिर हमारे समाज के लिए कौन कौन से व्यक्ति घातक साबित हो रहे हैं, कौन कौन से बाधक हो रहे हैं, या फिर कौन कौन साधक है। अर्थात कहने का मतलब है हमारे साथ जो सामाजिक संवेदनशील व्यक्ति उसके अंदर कौन कौन सी विशेषता। पहली विशेषता है सर वो मानवीय गुणों से युक्त होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर जो मानव में सभी गुण पाए जाते हैं वो गुण होने चाहिए। दूसरा सर वो सर सामाजिक के अंदर हमारे समाज में जो भी अच्छे कार्य और उन कार्यों को हमेशा क्या हमेशा हाँ भरेगा, कभी मना नहीं करेगा कि ये समाज के लिए अच्छा है, ठीक है ये कार्य करो। फिर तीसरा आता सर उसके अंदर क्या, उसके अंदर सर जन कल्याण की भावना होना चाहिए। लोगों का कल्याण हो, लोगों का परोपकार हो, लोगों का हित हो। अर्थात वो ज़्यादा पैसा इकट्ठा नहीं करेगा, क्या करेगा, लालच नहीं करेगा, अपने पैसों के अनुसार या अपने पैसों से क्या करेगा, लोगों का जन कल्याण करेगा। और चौथा क्या है कि वो पता करेगा कि समाज के लिए कौन सा कार्य अच्छा है, कौन सा बुरा। अर्थात क्या करेगा, वो सामाजिक में विभिन्न प्रकार के अच्छे और बुरे कार्यों को क्या होगा, पता करने वाला होगा। ये आपके सामाजिक संवेदनशील व्यक्ति क्या होगी, विशेषता होगी। फिर आती है सर जब बच्चा सामाजिक संवेदनशील बनेगा विद्यालय जाके, तो सर हमारे गुरुजी क्या क्या भूमिका होनी चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये कि आपके अच्छे शिक्षक की क्या क्या भूमिका होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आप क्या है कि सामाजिक संवेदनशीलता में आपके शिक्षक की क्या क्या भूमिका होनी चाहिए। किसकी भूमिका? शिक्षक की क्या क्या भूमिका होनी चाहिए ताकि बच्चा क्या बने, बच्चा सामाजिक संवेदनशील बने। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। भाई शिक्षक की क्या क्या भूमिका होनी चाहिए जिससे बच्चा क्या बने, जिससे बच्चा आपका सामाजिक संवेदनशील बने। तो अगला टॉपिक है आपका क्या कि सर हमारे शिक्षक की क्या क्या भूमिका होनी चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप हमारा क्या हो, जिसके परिणाम स्वरूप सर हमारा बच्चा सामाजिक संवेदनशील बने। किस किस की भूमिका? आपके गुरुजी की। देखो एक तो आप क्या होना चाहिए कि जो भी आपका शिक्षक हो वो शिक्षक कैसा होना चाहिए, शिक्षक सर आदर्शवादी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी होना चाहिए। वो हमेशा बच्चों के सामने कैसा हो, एक आदर्श हो। कहते हैं ना बच्चे, अपन भी सुन, जैसे मैं भी कहता हूँ क्या मेरा वो गुरु है या फिर वो मेरे गुरु रहे। क्यों? कि मैंने उनसे कुछ उनको सीखा है। वो ऐसे आदर्श थे, उनके ऐसे काम थे, ऐसे उनके सामाजिक कल्याण के काम थे, या उनका पढ़ाने का तरीका था, विद्यालय से आने का समय का वो क्या थे, सदुपयोग करते थे, अच्छे पढ़ाते थे, अपनी ईमानदारी से मेहनत करते थे। वो मेरे लिए आदर्श है। जैसे कहते हैं ना कि मेरे लिए महात्मा गांधी आदर्श है या फिर स्वामी विवेकानंद आदर्श है। क्यों? क्यों? ऐसा उन्होंने समाज के लिए, अपने देश के लिए ऐसा कार्य किया जिससे लोग आज भी इंप्रेसिव होते हैं। तो कहने का तात्पर्य हमारे ऐसा गुरु होने चाहिए जो कैसा, वो आपका आदर्शवादी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वो आपका आदर्शवादी होना चाहिए। फिर सेकंड आती है कि सर वो जो समाज में जो भी कुरीतियाँ है उनको खत्म करने वाला होना चाहिए। अर्थात सर हमारा गुरु है जो समाज सुधारक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आपका समाज सुधारक होना चाहिए। दूसरी विशेषता क्या है कि सर हमारा गुरु है वो सर समाज सुधारक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समाज सुधारक। कि सर जब तक हमारा सर गुरु क्या होना चाहिए, सर हमारा जब तक सर गुरु हमारा समाज सुधारक नहीं है तब तक सर वो हमारा क्या सर समाज सुधारक की भावना में नहीं आएंगे। या फिर मैं कहूँ सर हमारा जो गुरु का चरित्र है वो कैसा होना चाहिए? उत्तम चरित्र होना चाहिए। उत्तम चरित्र वाला। यदि सर हमारे गुरु का सर चरित्र करेक्टर अच्छा नहीं है तो सर बच्चा सर सामाजिक संवेदनशील कैसा बनेगा? गुरु जी स्कूल में विभिन्न प्रकार कांड कर रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं, तो जब तक गुरुजी अच्छे काम नहीं करेंगे तब तक बच्चा सामाजिक संवेदनशील नहीं बनेगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि गुरु का जो करेक्टर है, चरित्र है, वो हमेशा अच्छा होना चाहिए। और जब तक गुरु का करेक्टर चरित्र अच्छा नहीं होगा तब तक बच्चा सामाजिक संवेदनशील बनने की भूमिका में अग्रसर की लाइन में कभी खड़ा नहीं होगा, बल्कि पीछे वाली पंक्ति में खड़ा होगा। क्यों? मैंने क्या बोला था कि बच्चा सामाजिक संवेदनशील की औपचारिक शिक्षा कहाँ से ग्रहण करता है? वो विद्यालय से करता है। और विद्यालय में कौन कराता है? गुरुजी कराते हैं। जब गुरुजी कांड करे तो बच्चा कांड करेगा, बच्चा कर्म कहाँ से करेगा? तो कहने का तात्पर्य कि उत्तम चरित्र वाला हमारा गुरुजी होना चाहिए। ठीक है। फिर आपकी नेक्स्ट बात क्या आती है? सर गुरुजी हमेशा बच्चों को क्या करे? सर मार्गदर्शन करे। क्या करे? मार्गदर्शन करे। मार्गदर्शन करने वाला। मार्गदर्शन करने वाला। क्या मार्गदर्शन करे कि समाज में कौन कौन सी अच्छाई है, कौन कौन सी बुराई है। नहीं बेटा ये आपको काम नहीं करना, ये आपके समाज के लिए घातक है, ये आपका अच्छा नहीं है। मार्गदर्शन का बोलता है मोटिवेशन करने वाला। क्या करना? अच्छा मार्ग दिखाने वाला, मोटिवेशन करने वाला। इसी बात पे मैं थोड़ा आपको मोटिवेशन कर देता हूँ, है ना। देखिए बात सुनिए आप मेरी कि आपके शिक्षण अभिरुचि में 60 टॉपिक है और 60 टॉपिक की थ्योरी क्लास में आपका आखिरी टॉपिक जिसका नाम है क्या? सामाजिक संवेदनशीलता, है ना। छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन यहाँ से आपके 60 में से 50 क्वेश्चन आएंगे 60 टॉपिक में से। लेकिन मैं आपको इतना कह रहा हूँ कि आप, है ना, मेरा काम आया, मैं पढ़ाने पढ़ा दिया, लेकिन डिपेंड करता है आप उसको कितना ग्रहण कर रहे हो। आप कह रहे हो शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शन करने वाला। मैं आपको ये मार्गदर्शन कह रहा हूँ कि आप बीटीसी क्यों करें? आप टीचर बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, तो आपकी शिक्षक बनने की भूमिका के अंदर, आपकी पीढ़ी के अंदर आपकी सबसे पहला अहम पड़ाव है बीटीसी की परीक्षा पास करना।
और मैं तय बात से कह रहा हूँ कि यदि आपने बीएसटीसी की परीक्षा पास कर ली है तो 100% ये आपका है कि आप शिक्षक, 50% आप शिक्षक पहले से बन गए। फिर आप बीएसटीसी करते हैं तो आप 2 साल कंटिन्यू कॉलेज जाइए, और कॉलेज में जो जो आपको सिलेबस पढ़ाते हैं वही आपके रीट मेंस का सिलेबस है, चाहे साइको हो, चाहे शैक्षणिक विद्या हो, चाहे शैक्षिक प्रदेश हो, या विभिन्न प्रकार का जीके वाला सिलेबस हो। तो मेरे कहने का तात्पर्य है आज से लग जाइए, और अपनी ईमानदारी से। ऐसा नहीं है कि सर की हमने 1 घंटे क्लास देखी हम फ्री, नहीं, आप फ्री नहीं हुए। फ्री तो मैं हुआ ना 1 घंटे क्लास देके, आप फ्री नहीं। आप क्या करूँ, क्लास को नोट्स बनाऊँ, अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाओ, जो चीज़ समझ नहीं आए हमसे पूछो, लेकिन उसके लिए अच्छे से एफर्ट तो करो, मेहनत तो करो। और मैं अब आपके बड़े भाई की तरह राय दे रहा हूँ, या फिर छोटे भाई, आप जैसा भी मेरे को समझो, मैं आपको बड़े भाई की तरह राय दे रहा हूँ कि कम से कम किसी और के लिए नहीं, कम से कम खुद के लिए अच्छे से पढ़िए ना, मस्त मेहनत कीजिए। देखो ना, मैं आपके लिए इतना मैटर लेके आ रहा हूँ जो आप 4 किताबों में नहीं मिलेगा ना, आपको उन चारों किताबों को निचोड़, या फिर हमारे राजस्थान विद्यालय के अंदर, राजस्थान सरकार विद्यालय में कौन कौन से नवाचार करिए जो मैं खुद क्रियाकलाप करता हूँ, उन सभी क्रियाकलापों को निचोड़ है, या फिर विभिन्न प्रकार पुस्तकों को निचोड़, वो सब आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। मैं खुद अच्छे से मेहनत करके आपके लिए नोट्स बना के लाता हूँ, और मेरे सारे नोट्सों का सॉल्यूशन आपको हमारे क्या ऑनलाइन सारथी ऐप में मिलेगा। वहाँ पे सारे अपलोड कर रखे हैं ना नोट्स, जो आपकी पीडीएफ है सारे अपलोड मिलती है वहाँ पे। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए, ईमानदारी से पढ़िए। मैं इतना आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि आपको 150 नंबर का सिलेबस मैं याद कराऊंगा। आपके शिक्षण विधि में आपको 150 में से 150 नंबर कैसे लाएंगे वो मैं बताऊंगा। आपके एग्जाम से पहले मैं वीडियो लेके आऊँगा जिसमें बताऊँगा कि शिक्षण विधि का पेपर कैसे अटेंड करते हैं। कुछ मेरे पास 4-5 फॉर्मूले हैं, कैसे क्या है, वो जड़ी बूटी है, वो जड़ी बूटी मैं आपको बोर्ड पे लिखाऊंगा, 5 है जड़ी बूटी, उन जड़ी बूटी को आप पी लेना और पेपर जाकर करना, आपके 150 में से 150 नंबर आएंगे। वो जड़ी बूटी क्या है, वो जड़ी बूटी मैं आपको दूंगा एग्जाम से 5 से 6 दिन पहले, या 5 एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले। तब तक आपको मेरे साथ बना रहना पड़ेगा। देखो थ्योरी मैंने आपको 12 से 13 या 15 घंटों में करवा दी है ना। फिर अपन लेके आएंगे विभिन्न प्रकार के, पहले एमसीक्यूज कौन से आए, फिर कौन से आने वाले हैं, है ना। फिर अपन लेंगे आपके 5 मॉडल पेपर, जिसमें 50-50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें पहले चैप्टर सभी चैप्टर को शामिल होंगे, और 50 क्वेश्चन आप टेस्ट दोगे। फिर शाम को मैं सॉल्यूशन कराऊंगा कि आपको मैंने पढ़ाया फिर भी आप गलत करके आए, वो गलत क्यों करके आए। फिर मैं आपको दूंगा अच्छी सी एक जड़ी बूटी में आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे पेपर को अटेंड करना, कैसे अपने मनोवर्ती को रखना है, कैसे अपने अभिवर्ती को करना, कैसे अपने शिक्षण अभिक्षमता होनी चाहिए। फिर अपन सॉल्यूशन लेके आएंगे इस तरह से, फिर अपन माँ मेरा तन करेंगे, विभिन्न प्रकार की चीज़ें करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, है ना। मैं फिर आपको एक बड़े भाई की तरह से कह रहा हूँ, अच्छे से पढ़िए, मस्त होकर पढ़िए, कम से कम खुद के लिए अच्छे से खुश होकर पढ़िए, है ना। बाकी देखो मैं यहाँ आके पढ़ा के चले जाऊँगा, मेरा कोई कल भाई और आके पढ़ाएगा, आप किसी और यूट्यूब चैनल से पढ़ेंगे, कहीं से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, को पढ़ना आपको है। लेकिन आखिर पॉइंट क्या था कि पढ़ना आपको, मेहनत आपको करनी, 100% नंबर आपको लेके आना है ना। चाहे आप हरीश सर से पढ़ो, चाहे किसी भी सर से पढ़ो, जब तक खुद नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। और मैं इतना दावे से कह रहा हूँ कि आपको जो शैक्षणिक अभिक्षमता है, जो 150 नंबर का सिलेबस है, इसके लिए आपको किसी भी पुस्तक लाने की जरूरत नहीं है। जो आप पुस्तक में पढ़ेंगे उससे ज़्यादा आपको 50% ज़्यादा आपको सिलेबस वाला टॉपिक आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। वो ऐप पे जाओगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि सर इतना आप कहाँ से लेके आते हो, है ना। तो आपके काम की चीज़ें मैं यहाँ पे प्रेजेंस कर रहा हूँ। हमारा पता है ऐप आपको ऑनलाइन सारथी करके, उस पर बिल्कुल जुड़िए, आइए देखिए क्या क्या चीज़ें होती है ना। लेकिन आपको पढ़ना आपको खुद को पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है जिसमें आती है क्या, शिक्षक की भूमिका हो गई। नेक्स्ट आपका टॉपिक होता है कि बच्चे को हम किस कौन कौन से उपाय है, कौन कौन से तरीके हैं। तो नेक्स्ट आपके क्या आता है, नेक्स्ट आता है कि बच्चों में सामाजिक संवेदनशीलता क्या। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि बच्चों में सामाजिक संवेदनशीलता अग्रसर करने के कौन कौन से उपाय है, कौन कौन से तरीके हैं। अपन कौन कौन से उपाय या कौन कौन से तरीके से अपन बच्चों में क्या करते हैं, अपन बच्चों में सामाजिक संवेदनशीलता क्या करते हैं, कौन कौन से तरीके अपनाकर बच्चों को सामाजिक संवेदनशील बना सकते हैं। तो कौन कौन से कर सकते, देखो पहला आपका तरीका क्या है कि आप बच्चों के हमेशा जो बच्चों का पाठ्यक्रम है, क्या है बच्चों का आपका जो पाठ्यक्रम है, या फिर आप बच्चों को जो शिक्षण कार्य करवा रहे हो, उस शिक्षण कार्य में आप विभिन्न प्रकार के सामाजिक क्रियाकलाप को जोड़ दो। बच्चा उसे क्या को सीखेगा। या फिर मैं ये कहूँ, बच्चों को आप पाठ्य सहगामी क्रिया कराओ, मतलब आप बच्चों को पाठ्यक्रम के अलावा जो जो क्रिया होती है वो पढ़ाओ आप। इससे बच्चा समाज बारे में सीखेगा। जैसे आप पाठ पढ़ा रहे हो, पाठ के अलावा जो समय मिल रहा है, जब बच्चा उसको क्या करो, आप उसमें विभिन्न प्रकार की सामाजिक क्रियाएं बताओ, आपके समाज में ये होता है या ऐसे होता है, इस तरह से होता है। बच्चों को आप पाठ्य सहगामी क्रिया कराओ।
क्रिया के साथ सहगम क्रिया है। फिर मैं क्या कहूँ, या आप बच्चों को खेल खेल में सिखाओ। आप बच्चों में क्या करो, बच्चों में आप खेल की प्रतियोगिता कराओ। उसमें बच्चा क्या करेगा, उसमें बच्चा सीखेगा कि किस तरह किसी का साथ देना है, किस तरह से क्या खेल में प्रतिस्पर्धा रखनी है, किस तरह से मिलजुल कर काम करना है, किस तरह से मिलजुल कर खेल को खेलना है। अर्थात कहने का मतलब बच्चे में क्या होगा, बच्चे में खेल से क्या होगा, सामाजिक संवेदनशीलता का विकास हो। किस तरह से कोई खेल में मानो में लग गई, गुस्सा नहीं करना, खुद को कैसे शांत होकर बोलना है, इस तरह से जो भी आपको उसे बोलते हैं सामाजिक संवेदनशीलता खेल प्रतियोगिता। फिर आपके आती क्या कि बच्चा जो शिक्षक होता है, जो आपका गुरुजी होता है, वो गुरुजी बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करे कि सर शिक्षक है वो छात्रों के साथ संवेदनशील व्यवहार करे। शिक्षक है जो छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करे कि सर शिक्षक है जो छात्रों के साथ सर संवेदनशील व्यवहार करे। कैसा करे, संवेदनशील व्यवहार करे। जब आपका शिक्षक ही संवेदनशील व्यवहार नहीं करेगा तो बच्चा कहाँ से करेगा। तो क्या कह सकता हूँ कि बच्चा शिक्षक कैसा करे, शिक्षक आपका संवेदनशील व्यवहार करे। कैसा करे, आपका संवेदनशील व्यवहार करे। क्योंकि देखो जब गुरुजी आपके संवेदनशील व्यवहार करेंगे तभी बच्चे सीखेंगे ना। जब शिक्षक बच्चों के साथ संवेदनशील रहेगा तो बच्चा भी सीखेगा कि मुझे किस तरह संवेदनशील रहना। कहते हैं ना कि मैंने उस सर से सीखा कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, कैसे शांत रहना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब जितना गुरु बोलेंगे उतना ही चेला करेगा ना, जैसा गुरु कहेगा वैसा चेला करेगा। तो कहने का मतलब है गुरुजी खुद को क्या हमेशा संवेदनशील होकर बच्चे के साथ क्या करनी चाहिए, क्रियाएं करनी चाहिए, ताकि बच्चा भी उस संवेदनशील होने के अग्रसर भूमिका में खड़ा रहे। फिर बात आती है कि बच्चों को आप समाज सेवा कार्य में लगाओ। विभिन्न प्रकार का आपके समाज में जो भी काम हो रहे हैं, सेवा के काम हो रहे हैं, कुछ कथाएं हो रही, वहाँ बच्चों को पानी पिलाओ, बच्चों को पानी पिलाओ, लोगों के पैर छुओ, समाज घर के आसपास सफाई करो, अपने मंदिर प्रांगण में सफाई करो, स्कूल के आसपास ग्राउंड में सफाई करो। अर्थात बच्चों को आप समाज कार्य में लगाओ। आपके जो भी सामाजिक कार्य उसमें बच्चों को आगे रखो, ताकि बच्चों में सामाजिक संवेदनशीलता क्या होगा, विकास होगा। क्या होगा, विकास होगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कि चलो ये तो ठीक है, इसके अलावा हम बच्चों को समाज के प्रति, सामाजिकरण के प्रति किस तरह से हम बच्चों को प्रशिक्षण दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि हम बच्चों को सामाजिकरण के लिए, किसके लिए, सामाजिकरण के लिए हम किस प्रकार से बच्चों को प्रशिक्षण दे सकते हैं। प्रशिक्षण मतलब किस तरह से हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। ये तो चलो बच्चों को हमने विद्यालय में करवा दिया, लेकिन विद्यालय के बाहर अनौपचारिक वातावरण के अंदर, विद्यालय के बाहर बच्चा घर पे आने के बाद हम बच्चों को किस तरह से सामाजिकरण का प्रशिक्षण देंगे। किसके, विद्यालय में तब क्या कर दिया कि शिक्षक संवेदनशील हो, बच्चों को ज्ञान दे, खुद आदर्शवादी हो, या फिर बच्चों को समय समय पर क्या क्रीड़ा कराए, खेल कराए, पाठ्यक्रम अच्छे से पढ़ाए, उसमें सहगामी क्रियाएं कराए। तो कहने का तात्पर्य विद्यालय से जब भी बच्चा बाहर आएगा, उस अनौपचारिक वातावरण में आएगा, उस अनौपचारिक वातावरण के अंदर अपन बच्चों को किस किस प्रकार से सामाजिकरण के लिए प्रशिक्षण दे सकते हैं, या कौन कौन सी ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो देखिए पहला क्या होता है कि आपके समाज के अंदर विभिन्न प्रकार कथाएं हो रही है। देखते हैं ना कि आज वो श्री श्री 1008 हरीश जी महाराज आ रहे हैं, आपको समाज में विभिन्न उपदेश देंगे या कथाएं सुनाएंगे। तो कहने का मतलब आपके समाज में विभिन्न प्रकार जो उपदेश हो रहे हैं या जो भाषण दे रहा है, जो कानून हो रहे हैं, उन कानूनों को सुनना, उन बच्चों को क्या करना, उपदेश देना, ताकि बच्चे उनको सुनेंगे, फिर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, फिर अपने अंदर ग्रहण करेंगे। तो कहने का तात्पर्य आपके समाज में जो भी उपदेश दे रहा है, उस उपदेश के फलस्वरूप बच्चों को क्या होगा, एक तो प्रशिक्षण होगा। एक तो बच्चों को क्या देना, उपदेश देना, या फिर क्या देना, भाषण देना। उपदेश या फिर क्या देना, भाषण देना। वो आप उससे क्या होगा, बच्चा उससे क्या करेगा, उसका बच्चा क्या प्रशिक्षण सीखे, क्या प्रशिक्षण। फिर बच्चों को विभिन्न प्रकार के समाज के जो भी कार्य उनको क्या पहचान कराना, या फिर तादात्मीकरण करना। क्या करना, तादात्मीकरण करना। अर्थात बच्चों को पहचान करवाना कि समाज के कौन कौन से कार्य अच्छे हैं, कौन कौन से बुरे हैं, उनके साथ क्या करना, स्थापित करना, उनके मन स्थिति को रखना, चिंतन मनन को समाज के साथ धारण करने की क्षमता रखना। बच्चे को इस तरह काम करना कि ये चीज़ अच्छी है, इसको तरफ नहीं जाना है, इस तरफ जाना है, ये चीज़ बुरी है, इसकी तरफ नहीं जाना है, नशा नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, हिंसा नहीं करनी है, या फिर समाज के ये कार्य बुरे हैं, व्यर्थ बुराइयाँ हैं, ये चीज़ तेरे को नहीं करनी। बच्चों को पहचान कराना, वो कौन सा बच्चे प्रशिक्षण है। फिर यदि मैं तीसरी बात करूँ, आप बच्चों को अनुकरण करो। क्या करो, अनुकरण। जैसे बच्चा आपका छोटा है, आप घर में क्या बोलो बच्चों को कि बेटा बोल, घर में चोरी नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए किसी की, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। आप बच्चों को अनुकरण करो पीछे, बच्चा आपके पीछे पीछे सीखेगा, बोलेगा, लेकिन जैसे ही बाहर जाए क्या बोला, किसी ने बोला अच्छा वो चीज़ पड़ी अपन उठा ले, नहीं, वो कहेगा नहीं नहीं मेरे मम्मी ने क्या बोला, चोरी करना पाप है, चोरी करना गलत है। अर्थात आपने बच्चों को क्या सीखा, बच्चा आपको अनुकरण करवाया, अनुकरण के माध्यम से बच्चा क्या सीखेगा। तो क्या बोलेंगे, नहीं नहीं चोरी करना गलत बात है, मम्मी मारेगी, पापा पीटेंगे, है ना। फिर आपकी चौथी बात क्या आती है, चौथी आती है उस बच्चे को पुरस्कार दो। क्या दो बच्चों को, या तो आप पुरस्कार दो। क्या पुरस्कार दो
कि जो भी विद्यार्थी समाज के लिए अच्छा काम करे उसको मैं पुरस्कार दूंगा, या फिर आप बच्चे को क्या दो, या फिर आप दंड दो। क्या दो, दंड कैसे दूंगा? जैसे मैंने बोल दिया कोई भी बच्चा मुझे घर में या फिर विद्यालय में झूठ बोलता हुआ पाया गया, मैं उसको पीटूंगा, उसको दूंगा बढ़िया वाला, मारूंगा, अर्थात कहना मैं क्या दंड दूं। या फिर घर वालों ने, गाँव वालों ने बोल दिया कोई भी बच्चा फालतू गांव के अंदर घूमता हुआ मिला गया, या फिर गांव में किसी प्रकार की सिगरेट पीता हुआ मिला गया, बीड़ी पीता हुआ मिला गया, नशा करता हुआ पिया, उसको पूरा गांव क्या करेगा, उसको बांध के पीटेगा। तो उसको क्या दो, दंड दो। इससे बच्चा क्या होगा, समाज के अच्छे काम सीखेगा कि नहीं यार बुरा काम किया तो मार पड़ेगी, इसलिए मैं अच्छे ही काम कर लेता हूँ, है कि नहीं। अर्थात कहने का मतलब इस 4 प्रकार से अपन बच्चों को क्या सामाजिकरण की क्या दे सकते हैं, प्रशिक्षण दे सकते हैं। ठीक है, पहला क्या है, बच्चे को उपदेश देंगे, बच्चों को पहचान कराएंगे, अनुकरण करवाएंगे और पुरस्कार या फिर दंड से दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका इस टॉपिक का सबसे एंडिंग पॉइंट आता है। सबसे एंडिंग पॉइंट क्या है कि सामाजिकरण के अभिकरण कौन से हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आपके सामाजिकरण का कि सामाजिकरण के अभिकरण कौन कौन से हैं। सामाजिकरण के क्या क्या है, अभिकरण कौन कौन से हैं, अर्थात बच्चा सामाजिक संवेदनशील होने के लिए किस किस प्रकार सीखता है। अभिकरण का मतलब है माध्यम। अभिकरण का मतलब क्या होता है, माध्यम होता है कि बच्चा कौन कौन से माध्यम से अपने समाज के प्रति संवेदनशील गुण सीखेगा। बात समझ में आ रही है? बच्चा कौन से गुण है, किस किस के माध्यम से, कौन से अभिकरण के माध्यम से बच्चा सामाजिकरण संवेदनशीलता का गुण सीखेगा। तो 2 प्रकार का गुण, एक तो प्राथमिक है, प्राथमिक अभिकरण है, और दूसरा आपका कौन सा, दूसरा है द्वितीयक अभिकरण, प्राइमरी अभिकरण, और या फिर प्राइमरी मोड और सेकेंडरी मोड। बात समझ में आई कि बच्चा कौन कौन से माध्यम के अंदर से बच्चा सामाजिक संवेदनशीलता गुण सीखेगा। ठीक है, पहला आपका कौन सा आता है, पहला आपका आता है प्राथमिक। 2 प्रकार से होते हैं, एक तो आपको होता है प्राथमिक माध्यम, या इसको मैं बोलता हूं प्राथमिक अभिकरण, और दूसरा आपका होता है द्वितीयक अभिकरण। क्या होता है, द्वितीयक अभिकरण। ठीक है, अभिकरण का मतलब होता है कौन कौन से माध्यम से बच्चा सीखेगा, क्या सीखेगा कि मुझे सामाजिक संवेदनशीलता कौन कौन से कार्य करने चाहिए। तो कितने प्रकार का होता है, आपके 2 प्रकार का। क्वेश्चन पूछ रहे कि सामाजिक अभिकरण के कितने माध्यम होता है। सामाजिकरण के अभिकरण 2 माध्यम होते हैं, कौन सा, प्राथमिक और द्वितीयक। ठीक है, प्राथमिक का मतलब क्या होता है कि बच्चा सबसे पहले अपने सामाजिकरण के गुण कहाँ से सीखेगा। बच्चा सामाजिक संवेदन होने, मैंने पहले ही बताया था कि बच्चे का अनौपचारिक माध्यम क्या, परिवार है, और बच्चे का आधारभूत तत्व क्या है, बच्चा सामाजिकरण का आधारभूत तत्व क्या है, उसका अभिभावक है, उसके माता पिता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि बच्चा सबसे पहले अर्थात प्राथमिक रूप से, प्राइमरी रूप से बच्चा सबसे पहले सामाजिकरण की प्रक्रिया कहाँ सीखेगा, अपने माता पिता से। कैसा, माता पिता से। तो प्राथमिक अभिकरण क्या है, उसके माता पिता। क्या है, उसके एक तो माता पिता है, क्या है, माता पिता है, या इसको मैं क्या बोलता हूँ, उसका अभिभावक बोल सकता हूँ ना। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं कि सामाजिकरण के अभिकरण में प्राथमिक अभिकरण कौन है, माता पिता, अभिभावक, या उसके मित्र हो सकते हैं, उसके दोस्त हो सकते हैं, उसके सखा हो सकते हैं, या फिर उसके पड़ोसी हो सकते हैं, और या फिर क्या हो सकते हैं, या उसके रिश्तेदार हो सकते हैं। उसे बच्चा क्या सीखेगा, सामाजिकरण। क्यों कि बच्चा 6 साल या आजकल 4-5 साल का बच्चा विद्यालय जाता है, लेकिन हमें राजस्थान सरकार क्या कहती है, जो बच्चा 6 साल का है उसको विद्यालय के कक्षा 1 में प्रवेश देना चाहिए। लेकिन बच्चा 4 साल के विद्यालय जाता है, लेकिन बच्चा 4 साल से पहले भी कुछ ना कुछ सीख रहा है ना। ऐसे तो नहीं कि बच्चा 4 साल होने तक कुछ भी नहीं सीखेगा, 4 साल के बाद ही सीखेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। बच्चा 4 साल तक भी कुछ ना कुछ सीख रहा है ना। उसको कौन कौन सिखा सकता है, सबसे पहले या तो उसके माता पिता, अभिभावक, या उसका मित्र, दोस्त, सखा, या उसका पड़ोसी, या फिर रिश्तेदार। तो कहने का मतलब है कि बच्चा सबसे पहले प्राथमिक रूप से अभिकरण कहाँ करता है, समाज के बारे में। तो कहाँ करेगा, अपने घर परिवार, माता पिता के पास, अभिभावक के पास में, मित्र अपने दोस्त के पास में, पड़ोसी के पास, या फिर रिश्तेदार के बाद में। फिर दूसरा, जैसे इनसे सीखा फिर बच्चा किसके माध्यम से सीख सकता है, वो आपका आता है सेकेंडरी। कौन सा आता है, सेकेंडरी। और सेकेंडरी में आती है सभी प्रकार की, या फिर कह सकता हूँ विभिन्न प्रकार की संस्थाएं। इसके अंदर क्या आती है, इसके अंदर आपके आती है विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं। और विभिन्न प्रकार की संस्थाएं किस में आती है, वो आपकी आती है द्वितीयक में, द्वितीयक अभिकरण में। जो भी आपकी विभिन्न प्रकार की संस्थाएं वो क्या सिखाती है बच्चों को, द्वितीयक। इसके अंदर कौन कौन संस्थाएं आती है, एक आपकी आती है शैक्षिक संस्था। कौन सी आती है, शैक्षिक संस्था, शैक्षिक संस्था।
एक आपकी आती है राजनीतिक संस्था, एक आपकी आती है धार्मिक संस्था, और एक आपकी आती है आर्थिक संस्था। ये 4 प्रकार की संस्थाएं आती है, और आपको सिर्फ एक पढ़नी क्या, शैक्षिक संस्था, जो आपका है विद्यालय। और यही इंपॉर्टेंट है आपके, बाकी वालों को कोई मतलब नहीं। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि सामाजिकरण या सामाजिक संवेदनशीलता के अंदर व्यक्ति के कितने अभिप्राय या बच्चा बालक कितने प्रकार सीख सकता है, कितने माध्यम, 2 माध्यम। पहला कौन सा, पहला आपका है प्राथमिक माध्यम। प्राथमिक माध्यम का मतलब ये होता है कि बच्चा सबसे पहले अपनी संवेदनशीलता या सामाजिकरण का गुण कहाँ से ग्रहण करता है, वो तो होता है प्राथमिक अभिग्रहण। फिर आता है जैसे ही बच्चे ने पहला प्रकार ग्रहण किया, उसके बाद बच्चा कहीं जाएगा तो बच्चा कहाँ सीखेगा, तो अपने बात की बच्चा सबसे पहले अपने माता पिता सीखेगा, या अपने अभिभावक से सीखेगा, या अपने घर से सीखेगा, या अपने मित्र, अपने दोस्त से, या पड़ोसी रिश्तेदार से। जैसे ही बच्चा ने सीखा, कहाँ गया, विद्यालय में गया। तो कई दफ़ा क्वेश्चन पूछा है कि बच्चा सामाजिकरण के या सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंदर बच्चा क्या सीखता है, माध्यम सीखता है, अभिकरण सीखता है। उस अभिकरण की अवस्था के अंदर विद्यालय कौन सा अभिकरण है, विद्यालय आपका द्वितीय अभिकरण या फिर सेकेंडरी अभिकरण है, सेकेंड पार्ट है। बात समझ में आ रही है। कहने का तात्पर्य है कि कई बार क्वेश्चन पूछा है कि सामाजिक संवेदनशीलता की अवस्था में या बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंदर विद्यालय कौन सा अभिकरण है, तो विद्यालय आपका दूसरा अभिकरण है। कौन सा अभिकरण है आपका, विद्यालय, विद्यालय आपका दूसरा अभिकरण है। बात समझ में आ गई आपको। विद्यालय कौन सा अभिकरण है, विद्यालय आपका दूसरा अभिकरण है। पहला कौन सा है, घर, परिवार, मित्र, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी। दूसरा कौन सा है, विद्यालय विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे शैक्षिक हो। शैक्षिक में क्या, विद्यालय। क्वेश्चन यहीं से आया कि सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंदर द्वितीयक अभिकरण कौन सा है, तो आपका विद्यालय, या विद्यालय कौन सा अभिकरण द्वितीयक है। ठीक है, इसी के साथ ये आपका होता है चैप्टर पूरा, जिसका नाम है सामाजिक संवेदनशीलता। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था, और इसमें से 8 से 9 क्वेश्चन आने की गुंजाइश रहती है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। एक तो मैंने आपको जो फैक्ट बताया वो याद करें। देखो अपने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा, देखो देखिए आप अपने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा। देखो सबसे पहले अपन लोगों ने क्या पढ़ा कि सामाजिक संवेदनशीलता की परिभाषाएं क्या होती है। ये फैक्ट याद कर लेना कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। बालक की प्रथम पाठशाला क्या है, परिवार है। पहला गुरु कौन है, माता है। समाज का गुरु विद्यालय है। और सामाजिक का आधारभूत तत्व मैंने क्या बोला, प्राइमरी तत्व है, अर्थात प्राइमरी अभिकरण, प्राथमिक अभिकरण क्या है, उसका परिवार है, अभिभावक है, माता पिता है। फिर क्या पढ़ा था, औपचारिक शिक्षा कहाँ से लेगा, विद्यालय से। अनौपचारिक घर से। सामाजिक संवेदनशील व्यक्ति बात करने का तरीका प्रभावी होना चाहिए, सांस्कृतिक स्थान सदैव करता है। सामाजिक विकास की तीव्र गति कहाँ होती है, संयुक्त परिवार में। अध्ययन कहाँ से करते हैं, सर्वेक्षण विधि द्वारा। फिर आती कौन कौन से गुण होने चाहिए उसके अंदर। फिर क्या आती है, फिर आती बच्चों में सामाजिक संवेदनशीलता के उपाय कौन कौन से, कि पाठ्यक्रम जोड़ना, सहकर्मी क्रियाएं करना, खेल करवाना। फिर आती है सामाजिकरण के अपने बच्चों को ट्रेनिंग कहाँ कहाँ से देंगे, बच्चों को उपदेश देंगे, बच्चों को पहचान कराएंगे, बच्चों को अनुकरण करवाएंगे, बच्चों को पुरस्कार या दंड देंगे। फिर आपके आता है कि सर क्या, कि सामाजिकरण के किस किस प्रकार अभिकरण, 2 प्रकार कौन से, प्राथमिक और द्वितीय। पहले प्रकार कौन कौन से, दूसरे प्रकार कौन कौन से। ठीक है, इस तरह से आपका होता है चैप्टर खत्म, और इसका नाम था सामाजिक संवेदनशीलता। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और मैंने एक भी चीज़ पीछे नहीं छोड़ी। मैंने आपको जो 7 चैप्टर थ्योरी करे हुए हैं, आपको कोई भी पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपन बात करते हैं आपके एमसीक्यू किस किस प्रकार के प्रश्न आए। देखो पहला आपका प्रश्न देखो, आपका बिना समय खराब किए बिना। ठीक है, एक कोई कमेंट कराता सर आपका टेलीग्राम देखो, आपको कोई भी पीडीएफ मिलेगी। एक हमारा खुद का चैनल है, इसका नाम है ऑनलाइन सारथी करके, ऑनलाइन सारथी करके हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस पर आपको विभिन्न प्रकार की क्लासें को टाइम मिल जाएगा। ये आपके BSTC के अंदर कौन कौन सी क्लासें होने वाली, कौन सी लाइव आएगी, कौन सी कब आएगी, क्या नहीं आएगी। ये तो आपका ऑनलाइन सारथी का टेलीग्राम ग्रुप चैनल, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार की पीडीएफ जो है, भर्ती परीक्षाओं की जानकारी, अपने BSTC कौन कौन सी क्लासें लग रही है, कब लग रही है, कैसे लग रही है। ठीक है, ये तो आपका कौन सा चैनल है, जिसका नाम है ऑनलाइन सारथी। लेकिन कोई कह रहा है सर आपका पर्सनल चैनल, देखो मेरा पर्सनल चैनल, इसका नाम है हरीश जानी सर। इसको आप अच्छे से करो, ज्वाइन करो, और आपको कुछ भी अपने BSTC संबंधित है, विभिन्न भर्ती परीक्षा और रीट संबंधित है, विभिन्न प्रकार के जो भी राजस्थान में क्रियाकलाप हो रहे हैं, एग्जाम संबंधित, सारा आपको यहाँ जानकारी मिलेगी मेरे खुद के हरीश जानी सर से। ठीक, इसको ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। ये भी अपना क्या है, टेलीग्राम ऑनलाइन सारथी, जिसमें आपको सारी कक्षाओं की क्या आपको समय मिलेगा। ठीक है, अपन करते हैं आपके क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध पर्यावरणवादी, इसका नाम क्या है, वाटसन, वो क्या कहता है कि कौन सा गुण क्रिया या फिर जन्म के समय शिक्षण व्यवहार में प्रकट नहीं होता है। ये कह रहा है कि जब बच्चा पैदा होगा तो बच्चे के पैदा होने के समय बच्चे में कौन कौन सा गुण उत्पादित नहीं होगा।
तो 3 तो हो रहे नहीं होता, मतलब एक नहीं होगा, 3 तो होंगे होंगे। तो कौन सा है? वाटसन क्या कह रहा है कि जब बच्चा अतिवर्ती क्रिया होगी, जब बच्चा पैदा होगा तो बच्चे में क्या होगा? बच्चे में क्या? बच्चा चिल्लाएगा, रोएगा, वो तो क्रिया होती है सर, बिल्कुल होती, सही है। फिर क्या है? देह आकार। देह आकार का मतलब जो बच्चे का देह आकार मतलब बच्चे का जो बॉडी होती है, बॉडी का आकार भी तो बच्चे जब जन्म होगा साथ लेके आता है ना। कोई बच्चा मोटा होता है, कोई पतला होता है, छोटा होता है, लंबा होता है, अर्थात ये भी साथ होता है। फिर हस्तगतात्मक, जब बच्चा पैदा होता है हाथों हिलाता है ना, हाथों को हिलाता है, ऐसे रोता है, ही ऐसे ऐसे करता है, अर्थात बच्चे में ये भी क्रिया होगी। चौथा आपका व्यवहारिक गुण। जब बच्चा पैदा होगा उसमें व्यवहार गुण नहीं होगा। व्यवहार गुण कब होगा? जब बच्चा समाज के विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप से क्रिया करेगा। क्या करेगा? समाज में जो जो क्रियाकलाप हो रहा है उससे क्रिया करेगा। उस क्रिया के फलस्वरूप बच्चे में कौन सी क्रिया पैदा होगी? उसमें होगी समाजीकरण। और जैसे ही बच्चे में समाजीकरण की क्रिया होगी, बच्चा उससे कैसा बनेगा? बच्चा उससे परिपक्व बनेगा। कैसा बनेगा? परिपक्वता का गुण होगा। और जैसे ही बच्चे में परिपक्वता गुण होगा तो बच्चे में अपने आप व्यवहार आ जाएगा, व्यवहारिक गुण की उत्पत्ति हो जाएगी। बात समझ में आई? तो कहने का तात्पर्य कि सबसे पहले बच्चा पैदा होता है उसमें अतिवर्ती क्रिया भी होती है, देह आकार होता है, हस्तगतात्मक क्रिया भी होती है, लेकिन बच्चे में व्यवहारिक गुण नहीं होता है। व्यवहारिक गुण कब होगा? जब बच्चा समाज से जुड़ेगा, उसमें समाजीकरण की क्रिया होगी, उसके फलस्वरूप बच्चा क्या? परिपक्व होगा, उसके फलस्वरूप बच्चा व्यवहार आएगा। बात समझ में आएगी? इस तरह से आपको क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि बालक औपचारिक रूप से सामाजिक संवेदनशीलता की ओर बढ़ता है। मैंने फैक्ट बताया था कि बालक अनौपचारिक शिक्षा कहाँ से ग्रहण करता है? अपने घर परिवार से। लेकिन औपचारिक कहाँ से करता है सर? औपचारिक करता है अपने विद्यालय वातावरण से। कहाँ से करता है? विद्यालय वातावरण से। इसलिए कह रहा हूँ फैक्ट याद। ये आपके फैक्ट वाले क्वेश्चन है, ये आपके फैक्चुअल क्वेश्चन। यहाँ से सीधे क्वेश्चन आएंगे, सीधे पुटअप होंगे कि बालक औपचारिक रूप से सामाजिक सदस्य कहाँ सीखता है? विद्यालय से। और अनौपचारिक घर परिवार मित्र यार दोस्त से, रिश्तेदार से, आस पड़ोसी से। ठीक है, वापस इसको याद। जैसे ऑप्शन क्या देखो, मित्र से, आस पड़ोस से, परिवार से। ये आपके कौन से है? ये आपके अनौपचारिक साधन है। कौन से है? ये आपके अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम है, अनौपचारिक। और औपचारिक क्या? विद्यालय से। ठीक है, मैंने आपको फैक्ट लिखाया था जिसमें आपका प्राथमिक अभिकरण और द्वितीयक अभिकरण। तो यह आपका कौन सा? ये आपका प्राथमिक अभिकरण है। कौन सा अभिकरण है आपका? प्राथमिक अभिकरण है। और प्राथमिक अभिकरण में क्या आएंगे? घर परिवार मित्र दोस्त यार आस पड़ोस रिश्तेदार। ठीक है, और ये आपका कौन सा है? विद्यालय वातावरण आपका कौन सा है? ये आपका द्वितीयक अभिकरण है। और द्वितीयक अभिकरण क्या होता है? द्वितीयक अभिकरण को क्या बोलते हैं अपन? जिसमें विभिन्न प्रकार की संस्थाएं आते हैं, और इसको ही अपन क्या बोलते हैं? इसको ही बोलते हैं क्या? औपचारिक शिक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औपचारिक। याद रह जाएगा, भूलोगे नहीं ना। आपके दो फैक्ट क्लियर हो गए। क्या? औपचारिक शिक्षा घर परिवार से, अनौपचारिक मित्र समूह पास आस पड़ोस और घर परिवार से। इसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक अभिकरण। इसको क्या बोलते हैं? अभिकरण, द्वितीयक अभिकरण। बात समझ में आई? ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो आपका। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक रूप से संवेदनशील व्यक्ति में निर्णय क्षमता होती। देखो मैंने क्या बताया कि सामाजिक रूप से संवेदनशील व्यक्ति कब होगा? जब व्यक्ति के अंदर क्या होगा? सामाजिकरण की क्रिया होगी। बच्चा व्यक्ति कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? परिपक्व बनेगा। उसके फलस्वरूप उसमें निर्णय क्षमता कैसी होगी? अनिश्चित और कुंठाग्रस्त होगी। नहीं सर, जब बच्चा सर क्या समाज से जुड़ जाता है, फिर सर उसमें सामाजिकरण की क्रिया हो जाती है, फिर सर हमारा बच्चा सर क्या परिपक्व बन जाता है, और उसके फलस्वरूप सर हमारे बच्चे में व्यवहारिक गुण आ जाता है, उस व्यक्ति में व्यवहारिक गुण आ जाता है, तो सर हमारा आदमी कितना मजबूत होगा सर। तो क्या होगा? तुरंत और आवेश आवेश सर, वो स्ट्रेस भी नहीं लेगा, चिंता भी नहीं लेगा, अनिर्णय भी नहीं लेगा, अर्थात उसमें सुनिश्चित असुलझी हुई होगी। तो आपका आंसर क्या है इसके अंदर? तीसरा है। बात समझ में आई? कहना है मतलब जब बच्चा सामाजिक रूप से संवेदनशील होगा, अच्छे से परिपक्व हो जाएगा, उस परिपक्व के परिणाम स्वरूप अपने समाज के प्रति कैसे निर्णय लेगा? मैंने क्या बोला? निर्णय लेगा अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार, रुचि के अनुसार। अर्थात कहना है मतलब कैसे लेगा? वो सुनिश्चित तरीके से लेगा और सुलझी हुई लेगा। सुलझी मतलब उसको मैंने बताया था, उसको समाज के विभिन्न प्रकार के गुण और दोष के बारे में पता होगा। मैंने कहा था ना, ऐसा व्यक्ति होगा सामाजिक व्यक्ति जो क्या वो समाज के गुण और दोष के बारे में जानता हो, भले और बुरे के बारे में जानता हो। जो व्यक्ति समाज के बारे में भले और बुरे के बारे में जानता हो, वो समाज के विभिन्न प्रकार के कार्यों में कैसा निर्णय लेगा? वो सुनिश्चित लेगा और सुलझी हुई क्रिया हुआ निर्णय लेगा। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक रूप से संवेदनशील व्यक्ति अपनी बात कहता है। मैंने आपको दो फैक्ट लगाए थे। क्या? कि सामाजिक रूप से संवेदनशील व्यक्ति अपनी बात कैसे कहता है? कि सर एक तो अपनी वो बात कहता है स्पष्ट तरीके से, और एक कैसे कहता है? एक सर वो प्रभावी तरीके से कहता है। कैसे कहता है? प्रभावी तरीके से कहता है। मैंने फैक्ट लिखाए थे दो, मैंने बताऊं, ये लिखो, ये देखो आपका फैक्ट कैसे लिखाया था। मैंने तीर करके लिखाया था ये क्वेश्चन। मैंने कहा इन फैक्ट को याद कर लेना रे। ये देखो ये लिखाई मैंने, क्या लिखाई?
कहाँ गई, ये देखो, ये मैंने क्या लिखा, मैंने कहा सामाजिक संवेदनशील व्यक्ति अपनी बात कैसे कहता है, अपनी बात कहता है प्रभावी तरीके से या स्पष्ट तरीके से। और क्या था कि सामाजिक संवेदनशील व्यक्ति संस्कृति का हस्तांतरण कैसे करता है, उसको वो सदैव करता है। कैसे करता है, सदैव। ये फैक्ट याद कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन आते सीधे सीधे। अपना क्वेश्चन क्या है कि सर आपका क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक रूप से संवेदनशील व्यक्ति अपनी बात कैसे कहता है, स्पष्ट कहता है, प्रभावी कहता है। कि सर कहाँ गया, ये रहा सर, प्रभावा रूप या कैसे सर प्रभावी रूप से कहता है। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। भाई सामाजिक रूप से तो संवेदनशील व्यक्ति होगा, ऐसे थोड़ी अगले की इच्छा है। जैसे आपकी इच्छा है सर हमें क्या सुनाए, सर हमें शायरी सुनाए, लेकिन नहीं है ना आपकी इच्छा, मेरी इच्छा है ना कि सर हमें शायरी नहीं सुनाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे जो पढ़ने आए, उनको शायरी से कोई मतलब नहीं। उनको मतलब है कि हमें कम समय में अच्छा ज्ञान मिले। इसलिए आपकी इच्छा है सुनने की, आपकी इच्छा कल कुछ और ही होगी, मैं थोड़ी इच्छा पूरी करूंगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि वो अपनी बात कैसे करेगा, अपनी प्रभावी बात करेगा। ठीक है, ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक रूप से संवेदनशील व्यक्ति शिक्षा द्वारा समाज की संस्कृति का, किसका, समाज की संस्कृति का हस्तांतरण करता है। मैंने क्या बताया था पॉइंट में कि सामाजिक रूप से संवेदनशील व्यक्ति अपनी समाज की संस्कृति का, समाज की अच्छाइयों को शिक्षा के माध्यम से हस्तांतरण कैसा करता है, सदैव करता है, हमेशा करेगा, हमेशा करेगा। समाज की अच्छाइयों को सामाजिक रूप से संवेदनशील व्यक्ति हमेशा करेगा, सदैव करेगा। तो कहाँ ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन क्या है कि सर सामाजिक रूप से संवेदनशील व्यक्ति अपने शिक्षा द्वारा समाज की संस्कृति का सदैव करेगा। ठीक है, कभी कभी तो होगा ही नहीं, संभव तो नहीं, कभी नहीं होगा नहीं, हमेशा कैसे करेगा, सदैव करेगा। जो व्यक्ति सामाजिकरण से हुआ, परिपक्व व्यक्ति, व्यवहार परक आदमी, वो अपनी समाज की संस्कृति का हमेशा हस्तांतरण करेगा। अपन कहते हैं कि वो समाज ऐसा, उनसे सीखो, उनसे ये सीखो। अपन क्या करते हैं, उसका ट्रांसफर करते हैं समाज की शिक्षा का, है ना। तो कैसे करेंगे, सदैव करेंगे। नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि लड़के, ओए होए होए, लड़कियों की अपेक्षा अधिक झगड़ालू और आक्रामक होते। देखो लड़के होते हैं तो क्या अधिक झगड़ालू होते हैं और एक के साथ आक्रामक प्रवृत्ति होते हैं। किसकी तुलना में, लड़कियों की तुलना में। बात तो अच्छी है कि लड़कों को ज़्यादा गुस्सा आता है, झगड़ा कर लेते हैं, गालियाँ बोलते हैं। लड़कियाँ बहुत शांत होती है। लड़कियाँ क्या बोलती है, देख लूंगी मैं तेरे को, लेकिन देखती वो कुछ नहीं है ना। तो कहने का तात्पर्य कि लड़के लड़कियों की तुलना में अधिक क्या होता है, आक्रामक और कैसे होते हैं, झगड़ालू होते हैं। क्या रीजन, देखो पहला ऑप्शन क्या है कि सामाजिक प्रत्याशा के कारण, दूसरा शारीरिक संरचना, आकार व ऊर्जावान होने के कारण, तीसरा अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन के कारण, उपयुक्त सभी कारण। देखो कुछ लड़के क्या होता है, वो समाज की विभिन्न प्रकार की प्रत्याशा होती है, उनमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक गुण ज़्यादा होते हैं। क्यों, लड़कियां घर से बाहर निकलती नहीं है, वो विभिन्न प्रकार के सामाजिक क्रियाओं में जाती नहीं है, सामाजिक कामों में जाती नहीं है, और जब तक नहीं जाएगी तब तक उसमें सामाजिक प्रत्याशा क्या होगी, कमी होगी। क्या होगी, गर्ल्स में कमी होगी, तो पुरुष में ज़्यादा होगी। ठीक है, पहला ऑप्शन ठीक बैठ रहा है। दूसरा क्या है, बच्चों की शारीरिक संरचना अच्छी होती है, हष्टपुष्ट होती है, हट्टे कट्टे होते हैं, आकार भी उनका अच्छा होता है, बड़ा बड़ा आकार होता है। लड़कियाँ कोई छोटी छोटी होती है, लड़के बड़े भी होते हैं, हष्टपुष्ट होते हैं। फिर क्या, ऊर्जावान, लड़कों में ऊर्जा ज़्यादा होती है। हालांकि ऊर्जा गर्ल्स में भी होती है, लेकिन गर्ल्स हर जगह ऊर्जा नहीं दिखाती, वो बहुत शांत रहने वाली लड़की होती है। और लड़कों में क्या ऊर्जावान होती है, वो जोर से चिल्लाते हैं, मार लेते हैं। अर्थात दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। तीसरा क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन के कारण, बिल्कुल सही है। आंख के अंदर हार्मोन स्रावित होता है, क्या होता है, लड़कियों की आवाज़ पतली होती है, लड़कियां शांत होने लगती है, लड़के उग्र होने लगते हैं, लड़के जोर से बोलते हैं, मुंह पे दाढ़ी मुँह आते हैं, उसमें क्या हार्मोनल चेंज होते हैं। अर्थात सर तीनों ही आंसर सही, तो क्या होगा, उपयुक्त सभी के कारण। चौथा ऑप्शन आपका सही है। क्या कि लड़कियों की तुलना में लड़के अधिक आक्रामक क्यों होते हैं, सामाजिक प्रत्यास्थाओं के कारण, शारीरिक संरचना के कारण, अंतःस्रावी ग्रंथियों के कारण और उपयुक्त सभी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशु की प्रथम पाठशाला। फिर क्वेश्चन आ गया ये आपका, मैंने फिर कहा था फैक्ट याद कर लेना, फैक्ट याद कर लेना कि शिशु की प्रथम पाठशाला क्या है, उसका परिवार ही है। और शिशु की प्रथम गुरु कौन सी है, उसकी माता है। क्या है, माता। तो शिशु की प्रथम पाठशाला क्या है, परिवार है। और द्वितीय या फिर दूसरी पाठशाला क्या है, दूसरी पाठशाला उसका विद्यालय है। क्या है, उसका विद्यालय है। फिर कह रहा हूं याद कर लेना, मैंने फैक्ट लिखा था, कहाँ लिखा है फैक्ट, फटाफट देखो आप, मैं किसी देखो प्रूव कर रहा हूँ। ये देखो, ये मैंने क्या लिखा है कि बालक की प्रथम पाठशाला, बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार है। क्या है, उसका परिवार। और यही अपना क्वेश्चन छप गया। क्वेश्चन आया हुआ पहले परीक्षा में ना, और फिर आएगा। तो बालक की प्रथम पाठशाला क्या है, उसका परिवार। और बालक की प्रथम गुरु कौन, उसकी माँ है। अगला क्वेश्चन देखो 8वां क्या है कि बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति कहाँ होती है।
मैंने फिर कहा था कि बालक के समाज या बालक में सामाजिक की तीव्र गति कहाँ होती है? पहला ऑप्शन एकल परिवार में। नहीं सर, एकल परिवार में माता पिता बच्चे 3 जने ही रहते हैं, विकास कहाँ से होगा? फिर संयुक्त परिवार में। सर बिल्कुल आपने सही बोला, संयुक्त परिवार में, क्योंकि संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, भाई बहन सारे लोग साथ रहते हैं। उसमें बच्चे का समाज का गुण अवगुण होने की स्थिति ज़्यादा बढ़ेगी, उसमें विकास ज़्यादा होगा। अर्थात सर कौन से में होगा? संयुक्त परिवार में। फिर तीसरा क्या? दोनों में। आप कंफ्यूज में गलत कर दोगे। क्या कर दोगे कि एकल परिवार में भी होगी, संयुक्त दोनों में नहीं होगी। क्यों? एकल परिवार में बच्चे के माता पिता और बच्चा खुद ही रहता है, उसमें बच्चे का विकास नहीं होगा। किस में होगा? संयुक्त परिवार। मैंने लिखा था फैक्ट कि बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति किस में होती है? वो आपके संयुक्त परिवार में होती है। इस चैप्टर से आपके फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जो मैंने फैक्ट लिखा है उसको अच्छे से याद कर लेना, रटा मार लेना, समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नमा क्वेश्चन क्या है कि आप एक अध्यापक है और आपके साथ में आपकी सहयोगी क्या लगी हुई? अध्यापिका लगी हुई है आपके विद्यालय के अंदर। वाह भाई साहब, और क्या चाहिए? उसके साथ आपका व्यवहार कैसा होगा? तो कहने का तात्पर्य, आप एक विद्यालय में अध्यापक है, आपके साथ एक मैडम लगी हुई है, तो आपके उसके साथ व्यवहार क्या होगा? पहला ऑप्शन क्या है? विशेष, कठोर, अनिश्चित या सामान्य। देखो पहला ऑप्शन है विशेष। आपके साथ एक मैम लगी हुई विद्यालय के अध्यापक लगी, तो आपका व्यवहार विशेष होगा। क्या विशेष मतलब? मैडम के लिए चेयर लेके आओगे, मैडम कहेगी, मैडम कह रही घर जाना, आप कहा मैडम जाओ कोई नहीं मैं देख लूंगा। विशेष व्यवहार तो नहीं होगा। विशेष व्यवहार आपके विद्यालय के बाहर हो सकता है, लेकिन विद्यालय के अंदर आपका विशेष व्यवहार नहीं होगा, कि विशेष व्यवहार से विद्यालय के वातावरण में फर्क पड़ता है, बाकी वाले स्टाफ में फर्क पड़ता है। विद्यालय में विभिन्न प्रकार का वातावरण सदस्य होगा, क्या निरस बनेगा, विभिन्न प्रकार की अफवाहें उठती है, फिर बच्चे का पढ़ने का माहौल नहीं होगा, विद्यालय में विभिन्न प्रकार के फिर पढ़ाई का माहौल नहीं बैठेगा। अर्थात विशेष व्यवहार आपका हो सकता है मैडम के साथ, लेकिन विद्यालय से बाहर होगा। विद्यालय के बाहर, विद्यालय की 4 दीवारी के बाहर आपका कुछ भी किसी प्रकार का व्यवहार हो सकता है, लेकिन विद्यालय के अंदर आपका व्यवहार क्या? कठोर भी नहीं होगा, ऐसे थोड़ी आप मैडम को डांटोगे, चिल्लाओगे। अनिश्चित भी नहीं होगा, लेकिन आपका सामान्य व्यवहार होगा। कैसा होगा? सामान्य। आप जैसे दूसरे वाले टीचर से बात करते हो, जैसे आप 2 पुरुष है, आप आपस में बात करते हो, वैसे आप मैडम के साथ बात करोगे। आप कठोर तोड़ने से बात नहीं करोगे, क्यों? उससे बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा कि सर चिल्लाते हैं, सर बुरे हैं, क्या आप सर बच्चे क्या सीखेंगे? अनिश्चित भी नहीं होगा। विशेष हो सकता है आपका व्यवहार, मानते हैं आपका मैडम के साथ आपका विशेष व्यवहार है, लेकिन वो आपका व्यवहार विद्यालय की 4 दीवारी के बाहर होगा, आपके घर में होगा, कहीं बाहर होगा, लेकिन विद्यालय के अंदर आपका विशेष व्यवहार नहीं होगा। आप मैडम के लिए अच्छे से खाना लेके नहीं, आप घर से बाहर कुछ भी करो ना, सॉरी विद्यालय से बाहर, विद्यालय में आप नहीं करो, तो विद्यालय में आपका कैसा व्यवहार होगा? सामान्य व्यवहार होगा। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कौन सा? 10वां, कि बालक के समाजीकरण का उद्देश्य क्या है? भाई बालक को अपन समाजीकरण की प्रक्रिया क्यों दे रहे हैं? क्या क्या उद्देश्य हो सकता है? पहला ऑप्शन क्या कि व्यक्तिगत व सामाजिक समायोजन में वृद्धि करना। बिल्कुल सही है सर, कि बालक को अंदर क्या, हम बालक में इस तरह के गुण का विकास करें ताकि बच्चा समाज के विभिन्न मूल्यों, नियम, कानून, आदर्शों का पालन करके और उसमें अंदर क्या बिठाए? परिपक्वता के परिणस्वरूप सर क्या बिठाए? बालक सर उसमें क्या करे? बालक सर उसमें समायोजन करे, और समायोजन प्रक्रिया करने क्या होती है सर? सामाजिक संवेदनशीलता होती है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि सर बालक में समाजीकरण का उद्देश्य क्या है? सर बालक व्यक्तिगत रूप से, कौन से रूप से? व्यक्तिगत रूप से, वो सामाजिक रूप से उसमें क्या हो? समायोजन में वृद्धि करना है। किसका उद्देश्य है? समाजीकरण का उद्देश्य है। दूसरा क्या? बालक की अभिवृत्तियों, पसंदों, विश्वासों को विकास करना। ये सर सामाजिकरण से थोड़ी होता है, ये सर बच्चों को विभिन्न क्रियाकलाप करेंगे। फिर क्या? एक सामाजिक समूह के प्रति प्रतिमानों को विकसित करना। आप एक बताओ, आप बच्चे का सामाजिक समूह पर प्रतिमान विकसित कब करोगे? जब बच्चे में विभिन्न प्रकार के सामाजिक समायोजन गुण बढ़ेंगे। बच्चे को पता ही नहीं समाज के साथ समायोजन कैसे करना है, बच्चे को पता ही नहीं समाज के गुण क्या है, अवगुण क्या है, बच्चे को पता ही नहीं समाज के बारे में क्या सोचना होता है, कैसे काम करना होता है, तो बच्चा उसके ऊपर प्रतिमान कैसे विकसित करेगा ही नहीं, जब बच्चे को पता ही नहीं समाज क्या होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि व्यक्तिगत व सामाजिक समायोजन में वृद्धि करना किसका उद्देश्य है? समाजीकरण का उद्देश्य है। इस तरह से ये आपका चैप्टर खत्म होता है, जिसका नाम है सामाजिक संवेदनशीलता। और ये आपके 10 क्वेश्चन में लेके आए जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए या फिर पूछने की संभावना है। इसमें आपको समाजीकरण की परिभाषा याद कर लेना, फैक्ट सारे याद कर लेना, और प्राथमिक अभिकरण कौन से, द्वितीय कौन से है, शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है, बच्चे को अपन किस किस प्रकार से प्रशिक्षण दे सकते हैं या किस किस प्रकार सिखा सकते हैं, ये आपका छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, इसको वापस अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, शॉर्ट नोट्स बना लेना। इसी के साथ अपने थ्योरी की क्लास खत्म होती है। 20-30 के 60 टॉपिक थे विभिन्न प्रकार के। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे विभिन्न प्रकार के MCQs की लेके। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या बात, देखो नेक्स्ट क्या होने वाला आपका नेक्स्ट क्लास के अंदर। देखो एक तो आपके MCQs आएंगे कौन से, जो आपके पहले परीक्षा में आ चुके हैं, और एक MCQs आएंगे जो परीक्षा में आने वाले हैं।
आने वाले हैं। फिर अपन मॉडल पेपर सोल्व करेंगे आपको 50 क्वेश्चन देंगे, आप उनका आंसर करोगे। आंसर करने के फलस्वरूप हम आपका आंसर जांचेंगे, पाएंगे, फिर देखेंगे आपने उसके अंदर क्या क्या गलतियां की है, और आपको पढ़ाया फिर भी आपने गलतियां की, उन गलतियों को कैसे सुधारना वो आपको हम सिखाएंगे मॉडल पेपर में। मॉडल पेपर आपका यूट्यूब पे हम लाइव फ्री में सोल्व करवाएंगे, और टेस्ट पेपर ही आपका फ्री मिलेंगे, चिंता मत करो आप, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, फिर आपके विभिन्न प्रकार के एमसीक्यूज की और प्लस थ्योरी की, एमसीक्यूज प्लस थ्योरी की आपके विभिन्न प्रकार की क्लास लेके आएंगे, और वो भी आपके फ्री में मिलेगी। आपको कैसे मिलेगी? फ्री मिलेगी। इस तरह से आपको जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं। जब तक अपन शिक्षण अभिरुचि की खोपड़ी में छेद नहीं करेंगे, 150 में से 150 नंबर ले लेंगे, तब तक अपन इसको पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तब तक अच्छे से रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में जल्दी। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको देखो क्या लेके आऊँगा। नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ाऊंगा मैं NEP 2020 कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, अपने शिक्षण अभिरुचि के बारे में क्या क्या बात की गई, कि विद्यालय के अंदर शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, बालक की क्या क्या भूमिका होनी चाहिए, बालक को किस तरह से पढ़ाना चाहिए। उसमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं NEP 2020। और NEP 2020 के साथ आपके जो 7 चैप्टर है, उस 7 चैप्टर के जो जो विभिन्न प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उस फैक्ट की मैं क्लास लेके आऊँगा। और वो क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वो क्लास जल्दी आएगी। टॉपिक का क्या नाम? NEP 2020। और ये आपका फैक्ट है कि BSTC में कौन कौन से फैक्ट पूछते हैं शिक्षण अभिरुचि से। इस तरह से फैक्ट लेके आऊँगा। 40 से 50 आपके फैक्ट होंगे, प्लस NEP 2020 होगी कि NEP 2020 में शिक्षण अभिक्षमता के बारे में क्या क्या बात की गई, शिक्षक की क्या भूमिका होती है, बालक की क्या भूमिका होती है, किस तरह से बालक को पढ़ाना है, या हमारी परीक्षा प्रणाली में किस किस चेंज किया है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में क्या क्या चेंज किया, संप्रेषण कौशल कैसा होना चाहिए व्यक्ति का, वो सारा NEP 2020 में क्या क्या बात की, उसके कौन कौन से घटक है, क्या क्या विद्यालय का स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरह से शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, 12th कैसे पास होनी चाहिए, 9th कैसे पास करवानी बच्चे को, बोर्ड एग्जाम कैसे करवाने, वो सारा अपन पढ़ेंगे NEP 2020 प्लस फैक्ट के अंदर। वो आपकी आएगी नेक्स्ट क्लास। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक अच्छे से रहिए, मस्त रहिए। और आपके 7 चैप्टर पूरे हो चुके हैं, इसको अच्छे से पढ़िए, साथ साथ में MCQs देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सोल्व करते रहिए। कोई भी समस्या हो तो बताइए, कमेंट करके बताइए आपको मेरी क्लास कैसी लगी, क्योंकि मेरे लिए मोटिवेशन सिर्फ आपका कमेंट ही है, ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं और अच्छा कर पाऊँ। तब तक अच्छे से रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। और दावा करते हैं कि आपके शिक्षण विधि के अंदर अपन 150 या शिक्षण अभिरुचि के अंदर 150 में से 150 अंक लाने का भरपूर प्रयास करेंगे, ठीक है। तब तक अच्छे से रहिए, मस्त रहिए। कम से कम दूसरों के लिए, खुद के लिए अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, ईमानदारी से पढ़िए। और मेरी ढेर सारी आपके साथ शुभकामनाएं, हमेशा शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी। आप शिक्षक बने, समाज में अग्रसर भूमिका की अपनी भूमिका तय करें। इसी के साथ मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक अच्छे से रहिए, मस्त रहिए। मैं चाहता हूँ आपसे फिलहाल विदा, ठीक है। आप सभी का अगेन फिर से बहुत सारा धन्यवाद, ठीक है। बाय बाय।